हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको क्लास 10th की जितनी भी हमारी पोएम्स हैं उनकी बढ़िया से रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन कैसे होगी भाई? हर पोएम का क्या जिस्ट है, क्या निचोड़े, कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्या उनके मीनिंग है स्टैंजा वाइज, लाइन बाय लाइन, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोएम के जो पोइट्स हैं उनका हाथों हाथ अभी वीडियो के अंदर ही तुम्हें मैं उन्हें याद करवा दूंगा। कैसा लगा सुन के? अच्छा लगा ना? जी हां, इस तरह की ये वन शॉट रिवीजन मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए एक 5 टाइम्स रिवीजन प्लान बनाया है, जिसमें तुम्हारे इंग्लिश के फाइनल बोर्ड एग्जाम से पहले मैं तुम्हारी 5 बार कंप्लीट बढ़िया से रिवीजन करा दूंगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से लेके जो तुम्हारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ इसमें हम कवर कर चुके होंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना मेरा बच्चा, तुम्हें सिर्फ मेरे वीडियोस को देख लेना है। कोई होमवर्क क्लियर करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कुछ एक्स्ट्रा करने को नहीं कह रहा हूं, बस मुझे देखते जाओ। कोई भी रिवीजन लेक्चर मिस नहीं करना है। यह हमारी फर्स्ट रिवीजन है, इसके बाद हमारी लाइव रिवीजन जैन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, यानी जनवरी में शुरू होगी। जल्दी से अपना प्यार मेरी तरफ दो, वीडियो को लाइक करो और मैं चला ये प्यारी से वीडियो शुरू करने। लेकिन नहीं, ऐसे थोड़ी आज हम पोएम पढ़ने वाले तो कोई शेर सुना के शुरू करेंगे ना। मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता, मैं किसी तरह भी समझौता नहीं कर सकता। या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या फिर कुछ भी नहीं। आओ शुरू करते हैं। आजकल सही में ना बहुत बुरी हालत हो गई है। घर जाओ तो घर की कलेश अलग है, वहां की लड़ाइयां अलग। देखो किसी से कोई दिल की बात कह दो तो कोई सुनने को राजी नहीं है। हर वक्त बस दिमाग बस खराब रहता है। अब ये क्या हुआ? ये क्या गिर गया? कौवा था क्या? कौवा था? हाँ कौवा था। क्या फेंक गया ये? अच्छा सा लगा यार। कौवा था। बढ़िया था। हाँ बिल्कुल। और ऊपर बर्फ पड़ी हुई थी थोड़ी सी, वो बर्फ गिर गई। ये देखो, अच्छा लगा। क्रो था एक। हाँ, पहली पोएम ही हमारी है डस्ट ऑफ स्नो। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, स्नो की डस्ट। डस्ट स्नो की क्या हो गई? यानी वही थोड़ी बहुत जो बर्फ थी वो। अब ऐसे ही ना तुम्हारे जो जिसके राइटर है, नाम जानते हो उनके? अरे काशिफ सर नहीं, ना ना डियर सर नहीं, ना ना ना, गलत समझ रहे हो तुम। नहीं 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 नहीं, इनके राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत बड़े पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऐसे ही खड़े थे, पेड़ के नीचे खड़े थे। पेड़ के नीचे से जैसे खड़े हुए थे, ऐसे ना उनका मूड खराब था मेरी तरह। ऐसे गिरा, ऐसे बर्फ गिरी थोड़ी सी। ऊपर क्रो था, क्रो कौवा, काय 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 काय, ऐसे काय काय करता करता है और ऊपर से फेंक दी उसने। उनका मूड जो खराब हुआ था ना, वो भी अच्छा हो गया, वो बढ़िया हो गया। अब मजे की बात जानते हो क्या? कि क्रो क्या होता है? काला कौवा जो होता है ना, उसको अनऑस्पिशियस मानते हैं, मनहूस मानते हैं। और जो हेमलॉक ट्री जिसके नीचे वो खड़े हुए थे, जो पेड़ था उसका नाम था हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री था उसका नाम। उसको पॉइजनस मानते हैं, यानी वो भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है। अब नेगेटिव चीज है, लेकिन उन्हें तो पॉजिटिव फील करा दिया ना। बस यही पोएम थी, खत्म, पैसा हजम। ये पूरी पोएम थी तुम्हारी, जिसका नाम है क्या? डस्ट ऑफ स्नो। और कौन खड़े थे? कौन खड़े थे? एक बार कमेंट में लिखते चले जाना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। याद रह जाएगा तुम्हें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में एक और बात बता देता हूं। तुम्हारी ये जो पोएम है, इसमें कम से कम 3 पोएम ऐसी हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं, और जो कि बहुत ही सिंपल, आसान और मजेदार है। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में मजेदार बात यह है कि तुम्हारी जो पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। और जो दूसरी पोएम अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, फायर एंड आइस, वो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। यानी सिलेबस में जो तुम्हारे 2 पोएम है उनके सेम ही तो पोइट है। 2 पोएम का सेम पोइट याद रखना बड़ा आसान है। नाम क्या? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि इंग्लिश की दुनिया के बहुत बड़े पोइट हैं। चलो, क्या है इनकी पोएम, अब उस पर नजर मार लेते हैं। बड़ी आसान सी पोएम है। आओ स्टेंजा पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आता, तब भी जीरो से आओ देखते हैं, हिंदी में मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। द वे अ क्रो, जिस तरह से क्रो ने, क्रो क्या? काला काला कौआ, ठीक है। शुक डाउन, अब शुक डाउन का मतलब क्या होता है? शेक डाउन की सेकंड फॉर्म शुक डाउन हो गई, मतलब होता है हिलाना, गिराना, बहाना। ऑन मी, मेरे ऊपर क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, जो स्नो का डस्ट था। कहां से? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक ट्री था। ट्री का नाम होता है, पेड़ का नाम होता है हेमलॉक ट्री, उस पे से, ठीक है। तो यूं खड़े हुए थे, ये ऊपर कौवा था, हेमलॉक ट्री था, और उसने ऐसे ऐसे कुछ डस्ट ऑफ स्नो इनके ऊपर गिराई, इतना हुआ था। हाँ, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या, रस क्या, वो याद रखना। क्रो को हमेशा नेगेटिव माना जाता है ना। कहते हैं ना, काला कौवा बैठा हुआ है, अनऑस्पिशियस माना जाता है, इसको उड़ा दो, ऐसे बोलते हैं। ऐसे हेमलॉक ट्री भी क्या होता है? एक पॉइजनस ट्री होता है, यानी जहरीला पेड़ होता है। तुमने सुकरात का नाम सुना है? हाँ, सुकरात आज से हजारों साल पहले एक सुकरात नाम के ग्रीक फिलोसोफर थे। वो दुनिया को अच्छी अच्छी बातें बताते थे, साइंटिफिक बातें बताते थे। लेकिन इसी बात से जो वहां का रूलर था, उसने नाराज होकर उनसे कहा, या तो ये सब करना बंद कर दो, अपनी फिलॉसफी बंद कर दो, यहां से चले जाओ, या फिर
तुम खुद ही जहर पी के अपनी जान दे दो। पता है उन्होंने क्या चुना था? हाँ जी, ही चोज द सेकंड ऑप्शन। उन्होंने हेमलॉक का ही जहर था जो पी के उन्होंने अपनी जान दे दी थी। ऐसे ऐसे लोग भी रहे भाई, ऐसे ऐसे लोग भी रहे। तो पॉइजनस ट्री, यहां से तुम हेमलॉक ट्री को याद रख सकते हो। याद रहेगी बात। ये दो चीजें नेगेटिव हैं, ये दोनों चीजें नेगेटिव हैं। अब जब ये सब हुआ तो फिर हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब है उनको कैसा फील हुआ? Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had रूट। ठीक है, अब इसमें राइटर क्या कह रहे हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे पोइट क्या कह रहे हैं कि इससे मेरे दिल को एक अजीब सी, मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे खुशी हासिल हुई और मैंने जो मेरा आधा दिन बर्बाद कर दिया था रिग्रेट में कि हाँ यार खराब हो गया, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, नेगेटिव फील कर रहा था, तो मैं क्या फील करने लगा? पॉजिटिव फील करने लगा, सिर्फ इतनी सी एक हरकत से। अब इसमें आयरनी जानते क्या हो? आयरनी ये है कि दोनों ही चीजें नेगेटिव है। पॉइजनस, जहरीला पेड़, मनहूस कौवा काय काय कर रहा है, लेकिन जो हमारा पोइट है उसको तो अच्छा फील हो रहा है। तो इसमें इसके ऊपर भी एक तंज किया गया कि लाइफ में तुम्हारे आसपास बहुत कुछ नेगेटिविटी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन उस मोमेंट पे भी आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, होप रखनी है, पॉजिटिव रहना है। यह बताने की कोशिश की है किसने? हमारे पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और उन्होंने एक इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, बार बार याद रखना, इंपॉर्टेंट इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, ये कि जो हमारा राइटर है, हमारा पोइट है, उसने क्या काम किया? जो नेगेटिव चीजें थी उन्हें क्या बना दिया? कैरियर ऑफ हैप्पीनेस। ये वो वाला करियर नहीं है, करियर बोलते हैं भविष्य को, कैरियर मतलब जो लाद के कोई सामान लेके जाता है ना। तो कैरियर ऑफ हैप्पीनेस या पॉजिटिविटी कौन लेके आ रहा है? नेगेटिव चीजें। ठीक है, तो ये इसके अंदर बड़ी मजेदार बात थी इस पोयम के अंदर कि जिस चीज को नेगेटिव माना जाता है, मनहूस माना जाता है, अपशकुन माना जाता है, वही कैरियर बन गए किसके? हैप्पीनेस के। ये उन्हीं की वजह से उसका मूड चेंज हो गया। क्या इसका आगा पीछा सब क्लियर है इस पोएम का? मजा आ गया? कमेंट करके बताओ। चलो अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो याद कर लो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो आपको याद रखनी है वो क्या? कि द पोइट वॉज स्टैंडिंग अंडर और पासिंग थ्रू अ हैमलॉक ट्री। के पोइट क्या खड़ा हुआ था या वहां से गुजर रहा था एक हैमलॉक ट्री के नीचे से। अ क्रो डस्टेड स्नो अपॉन हिम। क्रो क्या करता है? उसके ऊपर थोड़ी सी स्नो फेंक देता है। दैट चेंज्ड हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। जिससे उसका मूड सैडनेस से हैप्पी होने की तरफ मुड़ जाता है, बदल जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हैमलॉक ट्री क्या है? पॉइजनस है, बार बार याद रखना। क्रो को क्या माना जाता है? डूम का प्रतीक माना जाता है, डूम माना जाता है, यानी मनहूस माना जाता है, अनऑस्पिशियस माना जाता है। ये याद रखना है, यही आयरनी हमने पढ़ लिया है। अदर हाफ ऑफ द डे गेट्स सेव्ड। उसका जो अदर हाफ ऑफ द डे था, यानी आधा दिन तो उसने खराब कर लिया था, आधा बचा हुआ था, वो अब नेगेटिव नहीं रहा, पॉजिटिव हो गया, यानी उसने अपना टाइम बचा लिया। इसमें राइटर ये भी कहना चाहता है कि वी नीड टू हैव होप, वी नीड टू बी पॉजिटिव, वी नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक इन आवर लाइफ। ये कहना चाहता है हमारा पोइट। अब इसमें कैरियर ऑफ हैप्पीनेस कौन बना? एक क्रो और एक हैमलॉक ट्री। क्या इतना मेरा बच्चा याद नहीं रख सकते यार? याद रख सकते हैं यार सर, बहुत इजी है, अब तो इसका कुछ भी पूछ लो, ठीक है ना। हाँ जी, चलो जी। अब इसमें रू वर्ड जो था, रू, कई बच्चों के मन में सवाल आ सकता है, रू का मतलब क्या था? जिसे रूड बोला था, उसका मतलब ही होता है रिग्रेट करना, पछताना। अब इसमें जो तुम्हें याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ राइटर का मूड कैसा है। तो वैसे तो उसका मूड कैसा है राइटर का, हमारे पोइट का? डिप्रेस्ड है, होपलेस है, उसको उम्मीद नहीं है, नेगेटिव है, डिप्रेस्ड है। लेकिन इनिशियली डिप्रेस्ड होता है, बट लेटर पार्ट में जब दूसरे स्टैंडा में जाके वो क्या हो जाता है? होपफुल हो जाता है। तुम इतना याद रखना, इसमें इससे ज्यादा कुछ और है नहीं। जब हम लाइव रिवीजन जो कि 15 जनवरी के बाद स्टार्ट होगा, याद रखना, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। गॉट इट? अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ, जिसका पोइट का नाम क्या है? मुझे तो नाम ही नहीं पता, क्या नाम था? हाय हाय हाय, सर पीट लूं मैं, कहां जाऊं, क्या पता है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। ओ, कैसे पता? हाँ जी, दोनों पोएम किसकी लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। छोटी छोटी सी पोएम है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम, जिसका नाम है फायर एंड आइस। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फायर एंड आइस, या फायर का मतलब क्या है, आइस का मतलब क्या है, वो समझ लेंगे, पोएम खत्म। दोस्तों सेकंड पोएम स्टार्ट करने से पहले पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। ये पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं? इंग्लिश के ऐसे वर्ड जो किसी पोएम में इस्तेमाल हो और उस पोएम को, उस कविता को बहुत मजेदार बना दे। जैसे कोई वर्ड या लेटर बार बार यूज हो रहा है, या किसी को कहा कुछ जा रहा है लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल रहा है। जैसे मैंने कहा स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट्स। अब कौन है यार स्मार्ट टीचर? तुम्हें भी पता है। स्मार्ट स्टूडेंट्स कौन है? वो तुम्हें भी पता है। कमेंट करके बता दो, ठीक है। इसी तरह से अब इसकी ना एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं पोएटिक डिवाइस की, तुम्हारे एग्जाम से पहले, वो देख लेना, उसमें सारे पोएटिक डिवाइस कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी देख लेते हैं एलिट्रेशन क्या होता है, जिसमें एक लेटर बार बार रिपीट हो। जैसे
हैज, ह स ऐसे। तो एलिट्रेशन इस वाली पोएम में क्या था? हैज था, हार्ट था, सेव्ड, सम, ये दोनों क्या थे? ये एलिट्रेशन थे, एक ही अक्षर बार बार इस्तेमाल हो रहा था उसका साउंड। सिंबलिज्म यानी कोई किसी चीज का सिंबल बनाया गया है, यानी उसका लिटरल मीनिंग कुछ और है और मीनिंग कुछ और निकल रहा है वैसा। क्रो, डस्ट ऑफ स्नो, हेमलॉक ट्री, इनका सिंबल थे ये किस किस चीज का? भाई नेगेटिविटी का सिंबल, दोनों चीजों थे, ठीक है, अनऑस्पिशियस दिखाने के लिए था। राइम स्कीम का मतलब होता है लय। लय किस चीज की थी? यानी राइम स्कीम कैसे बन रही थी, कोई लय कैसे बन रही थी, ठीक है। तो इसकी राइम स्कीम क्या थी? ए बी ए बी। टेंशन मतलब ये सारी चीजें एक पूरी वीडियो में डाल के आपको बता दूंगा, पूरे पोएटिक डिवाइस की सेपरेट वीडियो बना लेंगे, ठीक है, डन है। चलो अब बढ़ते हैं हमारी जो सेकंड पोएम है जिसका नाम क्या है? फायर एंड आइस। उसमें क्या है भाई? बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब? क्या कह रहे हैं? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग से तबाह होगी। ये दुनिया अगर तबाह होगी किससे? आग से। कुछ कहते हैं कि बर्फ से तबाह होगी। अब यहां आग और बर्फ का मतलब क्या है? फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। उनका कहना है कि जितना मैंने देखा और जाना है, जितनी मेरी समझ है, मेरे हिसाब से मैं उनका साथ देता हूं जो कहते हैं कि फायर से ये दुनिया तबाह होगी, ठीक है। फायर मतलब आग से, यानी आग बड़ी खतरनाक है। फिर आगे क्या कह रही है? बट इफ इट हैड टू पेरिश, पेरिश का मतलब होता है बर्बाद होना, पेरिश का मतलब भी डिस्ट्रॉय होना, बर्बाद होना। अगर इसे दो बार, ट्वाइस मतलब दो बार बर्बाद होना हो, दो बार दुनिया को तबाह करना हो अगर हमें, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मैं जानता हूं कि इतनी नफरत है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो भाई आइस भी ऐसी काफी है कि बर्फ भी इस दुनिया को तबाह कर सकती है। अब यहां बर्फ का मतलब बर्फ नहीं है, आग का मतलब आग नहीं है। क्या है बर्फ और आग का मतलब? वो देख लेते हैं। बर्फ और आग का मतलब है यहां पे हेट, लोगों में नफरत बहुत है। वो क्या है? ग्रीड, लोगों में लालच बहुत है। लोगों में रेज, गुस्सा बहुत है। लोगों में इनडिफरेंस है, यानी किसी को किसी के दर्द की कोई परवाह नहीं है। लोगों में और क्या है? लोगों में क्रूलिटी बहुत है। लोगों में ब्रुटैलिटी, निर्दयता बहुत है। तो ये सारी चीजें काफी हैं इस दुनिया को तबाह करने के लिए। क्या समझ में आया मेरा बच्चा? इसका जिस्ट ये निकलता है कि आपके एग्जाम में यही पूछेगा कि फायर का मतलब क्या है, आइस का मतलब क्या है, या जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाहते हैं कि आइस एंड फायर से तबाह हो सकती है, यानी कैसे हो सकती है। तो मेरा बच्चा, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया हुआ है? मैंने तुम्हारे लिए अलग से लिख दिया फायर एंड आइस का मतलब। अब यहां पे फायर का मतलब क्या है, आग का मतलब? आग तो एक सिंबल है, सिंबल दिखाया गया है, लेकिन असली उसका मीनिंग जो हमारा राइटर है उसका क्या कहना है, पोइट क्या कह रहा है कि जो एवेरेस्ट, एवेरेस्ट का मतलब भी लोभ, लालच, उसको लिए इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। हमारी जो ख्वाहिशें, इच्छाएं हैं, कोई कंट्री दूसरी कंट्री से युद्ध में क्यों लगी हुई है? क्योंकि उसको लालच है, उसको हवस है कि मैं ही ताकतवर बन जाऊं। लस्ट है, एंगर, गुस्सा है, नफरतें हैं, आपस में लड़ रहे हैं। क्रूलिटी है, निर्दयता है, बच्चों को मार रहे हैं, मासूम बच्चों को मार देते हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हेट, एक दूसरे के लिए नफरत है, नहीं मैं तुझसे ज्यादा अच्छा हूं, तू मुझसे ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है। लोगों में नफरतें बहुत है। रेज, गुस्सा है, वायलेंस है, मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। वर्ल्ड वॉर हुआ था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और अब भी देखा जाए वर्ल्ड वॉर ही हुआ है। हर जगह तो कंट्रीज लड़ रही हैं, तो वो सब क्या है? फायर है। आइस का मतलब क्या? इंडिफरेंस, ऐसी चीज जो सामने से नजर नहीं आ रही, शांत तरीके से है। इंडिफरेंस मतलब किसी को किसी के दुख की नहीं पड़ी हुई है, जिसके अंदर इमोशनल किसी के लिए फीलिंग ही नहीं है कि हाँ कोई दर्द में तो उसका कोई भला सोचे, ना ना ना। और क्या कोल्डनेस है, लोग ठंडे हैं, मन में नफरत रख के बैठे हैं। किसी का किसी के दर्द का किसी के पास कोई इलाज नहीं है, कोई कोशिश भी नहीं करता हेल्प करने की। ग्रीड है, लालच है लोगों के मन में, ऐसा लालच जो छुपा हुआ लालच है। तो ये भी काफी है, ये भी काफी है कि हमारी पूरी दुनिया बर्बाद की जा सकती है, तबाह की जा सकती है आइस से भी। अब एग्जाम में क्या होता है मेरा बच्चा? अब एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि बताओ फायर किसको डिनोट करती है और आइस किसको डिनोट करती है। तो ये सारे वर्ड्स तो मैंने लिख दिए तुम्हारे लिए, तुम्हें समझ में भी आ गया है, ठीक है। जब बहुत ज्यादा जाहिरी तौर पे यानी डायरेक्ट वायलेंस, काटने मारने की बात है, गुस्से की बात है, जो दिख रहा है, जो विजिबल है, उसे तो फायर मान लिया गया, उसे तो फायर मान लिया गया, ठीक है। लेकिन जो दिख नहीं रहा, शांत तरीके से, उसको आइस माना गया, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें आइस में आ जाती हैं। बट एग्जाम में जो सीबीएसई ने तुम्हारे लिए करवा रखा है, उसने जो हेट है उसको फायर में दिखाया है। फायर का मतलब हेट दिखाया है। लेकिन बहुत सारे टीचर्स और बुक्स में क्या लिखा हुआ मिलेगा कि भाई जो आइस है वो हेट है, वो हेट है। अब यहां पर बन जाता है बच्चों को डाउट। मैं तुमसे कह रहा हूं बिल्कुल बेझिझक होके, तुम ये जो फायर है, फायर को ही हेट में दिखाना,
फायर का मतलब हेट दिखाना, आइस का मतलब हेट मत दिखाना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सीबीएसई का जो खुद का मटेरियल है उसने हेट को फायर से डिनोट किया है, ठीक है, तो उसने हेट में फायर डाला है, तो ये हमें याद रखना है। आ जाते हैं दोस्तों, अब इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें और कुछ है ही नहीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब बस इतना ही कहना चाहते थे। आ जाते हैं, क्या कहना चाहते थे, जल्दी से देखते हैं। दिस वर्ल्ड विल एंड इन टू पॉसिबल वेज। एक तो क्या है हमारा फायर, और दूसरा क्या है हमारी आइस। हेट्रेड, जेलेसी, इंडिफरेंसेस, ग्रजेस हैं, लोगों के मन में जलन है, वो सारी चीजें क्या है हमारी फायर एंड आइस है। पोइट फेवर्स डिस्ट्रक्शन बाय फायर। पोइट क्या फेवर करता है कि जो डिस्ट्रक्शन, ये तबाही होगी, वो किससे होगी? बाय फायर। एक बार एक कमेंट में सब एक साथ लिख दो, यहां लिखोगे बच्चे, यहां याद हो जाएगा, यहां लिखा जाएगा कि पोइट फेवर डिस्ट्रक्शन बाय फायर। If earth was to end twice, ice would be as good as fire. ये तो हमने पढ़ ही लिया। If we don't control emotions, we will be on the verge of self destruction. वर्ज का मतलब होता है कि मुहाने पर खड़े हो जाएंगे, हम उसके किनारे पे खड़े हो जाएंगे, किसके? सेल्फ डिस्ट्रक्शन के, कि हम हमारी दुनिया को खुद ही बर्बाद कर लेंगे अगर हमने ये सारी चीजें ना छोड़ी। इज इट क्लियर मेरा बच्चा? इसमें मेनली यही क्वेश्चन बनेगा, पोइट किसको फेवर कर रहा है और फायर किसको डिनोट कर रहा है, आइस किसको डिनोट कर रही है। तो ये सब कुछ अब हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ। दोस्तों अब इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। एलिटरेशन, कौन सा ऐसा अक्षर है जो बार बार इस्तेमाल हुआ है? सम से, दोनों में सा सा था तो शुरुआत में ही एक ही अक्षर यूज हुआ, तो ये क्या एलिटरेशन हो गया? सा सा। ऐसे वर्ल्ड विल तो वाह वाह हो गया, ऐसे फेवर्स फायर तो फा फा हो गया, ये एलिटरेशन थे। सिंबलिज्म आपको पता है, फायर एंड आइस, इसमें सिंबल है किसकी, किस चीज का, वो सिंबल हमने सुन लिए, देख लिए। इमेजरी, फायर एंड आइस की इमेजरी का मतलब ऐसी चीज जो तुम्हारे दिमाग में एक इमेज किसी की बना दे, तो वो क्या हो गई? इमेजरी हो गई। मेटाफर, मेटाफर क्या है कि भाई मेटाफोरिकल मीनिंग है, इसका मीनिंग असल कुछ और है और निकल कुछ और रहा हो, उसका रियल मीनिंग वो मेटाफर होता है। राइम स्कीम इसकी ए बी है। बहुत आसान सा था, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछने जाने वाला। अब लेस्ले नॉरिस, हमारी जो नेक्स्ट पोएम है हम उनकी पोएम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत प्यारी सी पोएम हमारी, अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ले नॉरिस। एक बार कमेंट में नाम तो लिख देना, लेस्ले नॉरिस ने लिखी है हमारी ये पोएम। मजेदार पोएम है। एक जू का टाइगर कैसे रहता है और एक जो जंगल का टाइगर है वो कैसे रहता है, उन दोनों की ही दुनिया को बताया गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हें ना अभी बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, तुम्हें लग रहा होगा यार इतना आसान थी पोएम्स, इतनी मजेदार थी, इतनी थी, मैं तो अब क्या ही कर जाऊंगा। सोचो ये पहली रिवीजन है, अभी तो लाइव रिवीजन कराऊंगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की एक सीरीज वो लेके आऊंगा। एग्जाम से जस्ट पहले जो गैप होंगे ना, उनमें मैं रोजाना लाइव आके खड़ा हूंगा, 3-4 दिन जितने का भी गैप है तुम्हारा, ठीक है। सेकंड पेपर है ना, मैं यहां खड़ा हुआ मिलूंगा। सोचो एक बार, जस्ट इमेजिन, उसके बाद कुछ रहेगा ऐसा जो तुम्हें ना आता हो, फिर तो तुम कहोगे जल्दी से क्वेश्चन पेपर दो इधर। अभी सुनो, अभी सुनो, ऑप्शनल वाले क्वेश्चन भी आते हैं मुझे जी, आपका ये लेवल होने जा रहा है। सुन के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कोई डाउट आ रहा हो, ये रहा इंस्टाग्राम अकाउंट, घबराने की जरूरत नहीं है, मुझसे जुड़े रहना, मुझसे पूछते रहना अपने सवाल। तुम्हारा बड़े भाई की तरह मैं यहां ख्याल रख रहा हूं, तुम टेंशन मत लो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ मिल जाएगी। आ जाते हैं टाइगर इन द जू में। क्या बड़ा आसान है, डायरेक्ट ही शुरू कर देता हूं, खत्म करो कहानी यार। आ जाओ जी, ये रही टाइगर इन द जू। हाँ जी, ये रही टाइगर इन द जू। थोड़ा सा बड़ा कर दो सर, और अच्छे से दिखेगा। हाँ जी, टाइगर इन द जू, जू का टाइगर बाय लेस्ले नॉरिस, ये नाम एक बार और देख लो। अच्छा यहां नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, नीचे लिखा होगा, बिल्कुल लास्ट में लिखा होगा। हाँ ये रहा टाइगर इन द जू, लेस्ले नॉरिस। एक बार नजर मार लो, आंखों में जो दिख जाता है ना, आंखों में जो बसेड़ लिया जाता है वो याद रह जाता है, लेस्ले नॉरिस। आ जाओ। और इससे पहले कौन से थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट से तीसरी पोएम चल रही है। आओ अब पढ़ते हैं क्या है। बिल्कुल इसका रियल मीनिंग देखेंगे, हिंदी मीनिंग क्या निकल रहा है उसी से समझेंगे, बहुत ज्यादा हमें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आ जाते हैं। हाँ जी, क्या है इसमें? हाँ जी, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स का मतलब वो जो धारियां होती हैं, किसकी बात हो रही है? टाइगर की बात हो रही है, ठीक है। विविड मतलब डिफरेंट डिफरेंट, वो स्टॉक करता है मतलब ऐसे टहलता है, चलता है। कहां? अपने केज के अंदर। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने केज के अंदर ही थोड़े स्टेप चलता है और वहीं पर रहता है। अभी किसकी बात हो रही है? इससे पता चल रहा है कि कोई टाइगर है, और कहां है वो? जू में, अपने पिंजड़े के अंदर है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट क्वाइट का मतलब, वेलवेट बोलते हैं मखमल को। अब टाइगर के जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं जैसे मखमली, बड़े बड़े आराम से, जो कि पैर रखता है पता भी नहीं चलता, इतना मखमल का कपड़ा होता है ना, बिल्कुल वैसे, ठीक है। आ जाता है। इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज का मतलब क्या है? यहां एग्जाम में ये पूछेगा। क्वाइट मतलब होता है शांत। क्वाइट मतलब क्या हुआ? शांत, जो है, जो बहुत साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है। और रेज मतलब क्या होता है? रेज मतलब होता है गुस्सा, उसका शांत गुस्सा। भाई उसे किस बात का गुस्सा है?
बताना किस बात का गुस्सा है? अरे किसी को कैद करके रखोगे तो गुस्सा नहीं होगा? कैद मत करो किसी को, आजाद छोड़ो भाई। अगर तुम्हें किसी से प्यार है उसको आजाद छोड़ो, कैद में रख के प्यार नहीं होता है। तुम्हें टाइगर इतना अच्छा लग रहा था तो आजाद छोड़ देते, तो उसको कैद में रखा हुआ है तो उसका गुस्सा कैसा है? क्वाइट रेज है उसके अंदर। पूछेगा एग्जाम में कि व्हाई इज हैविंग क्वाइट रेज, या ये यूज क्यों किया? बिकॉज ही इज कन्फाइंड। क्या हुआ है वो? कन्फाइंड का मतलब क्या है मेरा बच्चा? बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, ये वर्ड याद रखो बस। कन्फाइंड का मतलब होना कैद में होना किसी की, ठीक है? तो ही हैज नॉट गॉट द फ्रीडम, उसको फ्रीडम नहीं मिली हुई। क्या नहीं मिली हुई है? फ्रीडम नहीं मिली हुई। यही इसका रस है पूरी पोएम का। आगे बढ़ जाओ? हाँ सर आगे बढ़ जाओ। ही शुड बी लर्किंग। अब लर्किंग का मतलब घात लगा के बैठना। इन शेडो, वो क्या होता है? कहीं पे ना छुप के घात लगा के बैठा हुआ होता है, जहां उसको जगह मिलती है छाया के अंदर घात लगा के बैठा होता है। किस चीज की? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। और क्या ऐसे जा रहा होता है, लंबी लंबी घासें हो रही हैं और उसमें से निकल के जा रहा होता है। कौन सा? जंगल के शेर की बात की गई है, जो अब कहां पर है? अभी फिलहाल वो पिंजड़े के अंदर है। अगर वो वहां ना होता और जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता? तो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, घात लगाए बैठा होता शेडो में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ऐसे स्लाइड करते लंबी लंबी घासों में ऐसे निकलते हुए जा रहा होता, ऐसे फिसलता हुआ जा रहा होता। नियर द वाटर होल, जहां पानी का गड्ढा है, जहां पानी है यानी वहां पानी के पास जा रहा होता, पानी के पास घात लगा के बैठा होता। क्यों? वेयर प्लम डियर पास। प्लम का मतलब मोटे तगड़े, डियर मतलब हिरन, तो मोटे तगड़े जहां हिरन बैठे होते, पानी पी रहे होते, उसके पास वो जा रहा होता, घात लगा के बैठा होता अपना शिकार करने के लिए, ठीक है? तो पहले स्टैंजा में क्या दिखाया? कन्फाइनमेंट दिखाई है कि कैसे कैद हुआ हुआ हमारा एक टाइगर है जो जू के अंदर है। दूसरे वाले स्टैंजा में किसको दिखाया जा रहा है? जो नेचुरल हैबिटेट उसका क्या है? जंगल, के जंगल में टाइगर क्या कर रहा होता वो बताया गया है। इतना यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लर्किंग का मतलब जल्दी बता दो, कमेंट में लिख दो, याद रह जाएगा। लर्किंग का मतलब, प्लम का मतलब, हाँ जी चलो। रेज का मतलब क्या होता है? हाँ, अरे तुम तो चैंपियन हो मेरा बच्चा, तुम लोग चैंपियन हो भाई, तुम लोग चैंपियन हो। आओ आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ जी, आगे क्या कह रहा है? आगे क्या कह रहा है? आगे देखते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज। और क्या करेगा वो? बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। और क्या कर रहा होता? अगर वो जंगल में होता तो वो जो घर है, जो घर है वो उसके घर के आसपास, जो गांव वालों के घर है ना, उनके आसपास ना वो ऐसे क्या कहते हैं, घात लगा के बैठता, घूमता वहीं पर एट द जंगल, से जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब होता है उसके कांटेदार वो जो दांत होते हैं ना टाइगर के, उसके बारे में। तो वो अपने ऐसे दांत दिखा रहा होता, हिज क्लॉ, अपने पंजे दिखा रहा होता, टेरराइजिंग द विलेज, जितने भी विलेज वाले हैं उनको कहता ऐसा कुछ है। अरे समझाने के लिए बता रहा हूं, मजाक मत उड़ाओ मेरा। ऐसा ही तो होता है शेर। तुम्हारा भाई क्या शेर से कम है? दुनिया से लड़ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं तुम्हारे लिए। मानते हो? हाँ जी मानते हैं सर, आ जाओ। ठीक है, तो शेर ये सब कर रहा होता है। इसमें भी दूसरे स्टैंजा, तीसरे स्टैंजा में भी जो जंगल में शेर होता है वो क्या कर रहा होता है उसके बारे में बताया गया। बट ही इज लॉन्ग, अब उसकी करंट सिचुएशन आ गई। इन दो स्टैंजा में तो जंगल में अगर वो होता, जो उसका क्या है, नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल रहने की जगह है जहां उसे होना चाहिए था, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन फर्स्ट और अब फोर्थ में क्या बताया जा रहा है कि उसकी करंट कंडीशन क्या है। अभी क्या है? ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, एक कॉन्क्रीट की बनी हुई सेल में है, यानी जंगल, उसमें जू के अंदर पिंजड़े में है अपने। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसकी जो स्ट्रेंथ ताकत है वो अब बार्स के पीछे, यानी जो सलाखें हैं उनके पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मतलब वही टहलना, टहल रहा है और केज को नाप रहा है कि कितना बड़ा है, मतलब नाप नहीं रहा, आई मीन ऐसे ही वो टहल रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, लेकिन विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है, बिकॉज उसको क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। व्हाई इज इग्नोरिंग विजिटर्स? Because he has no interest in visitors. He is a tiger. His natural habitat is jungle, but he is caged. He has not got the freedom. That's why he is not interested in any person. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। He hears the last voice at night, the patrolling cars. जो पेट्रोलिंग यानी जो गाड़ियां जा रही होती, गुजर रही होती हैं, उसको आखिरी आवाज उनकी सुनाई देती है। और उसके बाद क्या होता है? हाँ, और क्या करता है वो? और क्या करता है? हाँ जी, और क्या करता है? हाँ, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, और क्या करता है? स्टेयर करता है, घूरता है। किसको घूरता है? स्टेयर मतलब मेरा बच्चा
घूरना, याद रहेगा बिल्कुल। हाँ, विद हिज ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट आइज मतलब जो उसकी शानदार चमकती हुई आंखें हैं, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, रेपिटेशन का इस्तेमाल हुआ, एक ही वर्ड को बार बार इस्तेमाल किया गया, यानी वो स्टार्स की तरफ देखता है उम्मीद में, होपफुल होके कि काश मैं यहां से आजाद होता तो मैं ये सब कुछ कर रहा होता, अपने जंगल में घूम रहा होता और मैं मुझे फ्रीडम हासिल हुई भी होती। तो उसकी इस तरह से जिंदगी कट रही है। टोटल मिला के कौन थी इसकी पॉइंट, जल्दी जल्दी याद दिलाओ, सोचो सोचो जल्दी मेरे साथ सोचो। आंसर आ गया, लेस्ले नॉरिस, लेस्ले नॉरिस इसकी पॉइंट। ठीक है, तो लेस्ले नॉरिस ने हमें क्या बताया कि एक जो टाइगर जू में होता है और एक टाइगर जंगल में होता है उसमें कितना फर्क होता है। इतना क्लियर हो गया। अब बस 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 कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें वो एक बार देख लो मेरा बच्चा, सब क्लियर हो गया। लेस्ले नॉरिस ने हमें यह समझाया कि भाई जंगल में किसी को भी, जो जंगल का प्राणी हो, उसको कैद करके मत रखो केज में। So this story or this poem, in fact, this poem is about the enslavement of animals. Animals के enslavement यानी उनको गुलाम बनाने के लिए है, गुलाम बनाने के बारे में। सेल्फिश ह्यूमंस है, डिप्राइव देम फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स, उनको डिप्राइव करके रखा गया, यानी उनको वंचित करके रखा गया है, उनका जो असली जीने की जगह है वहां से। पैथेटिक लाइफ ऑफ एनिमल्स इन दी जू, जो एनिमल्स की पैथेटिक लाइफ है जू में, उसको दिखाया गया है। क्लियर? 2-3 बार पढ़ लेना मेरा बच्चा, याद हो जाएगा। एक बार लिख दो, कमेंट में लिखते चले जाओ। A caged tiger having beautiful stripes, velvet like soft paws है, not happy being confined, वो खुश नहीं confined होके। In forest he would be, अब ये एग्जाम की लाइन है मेरा बच्चा, सब लोग एक बार कमेंट में लिखो। अपने पास एक रजिस्टर और एक पेन लेके बैठे हो ना तुम, वादा करना, देखो मुझसे चालाकी नहीं, झूठ नहीं, है नहीं। हाँ, सब लोग लेके बैठो और ऐसे लिखो। हर पोएम को खत्म करने के बाद पॉज करो वीडियो को और बिना सोचे, ऐसे आई मीन बिना देखे, सोच सोच के लिखो, सोच सोच के क्या पढ़ा था, रिवाइंड करो ताकि माइंड में रह जाएगा। ठीक है, मैं तो सब कुछ करा रहा हूं, एग्जाम तुम्हें अकेले देना है मेरा भाई मेरी बहन, एग्जाम अकेले में देना है, खुद से लिखना पड़ेगा, तो याद रहना चाहिए। ठीक है, लिख लिख के देखो, देखो फिर नहीं भूलोगे। एक बार लिख के देखो बिना देखे, फिर नहीं भूलोगे, विश्वास करो मुझ पे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। In forest, he would be hiding under shadow of thick trees, behind long grass, near a water stream, waiting for prey. वो अपने प्रे का इंतजार में होता, घात लगा के बैठा हुआ होता। Moving around the house of village, जो विलेज है उनके घर के आसपास घूम रहा होता है। Scaring villagers, लोगों को टेरराइज कर रहा होता, स्केयर कर रहा होता, डरा रहा होता। With big white teeth and sharp claws, अपने बड़े बड़े white teeth और sharp claws से, claws मतलब पंजा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? हाँ, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरा बच्चा। आ जाते हैं हिज करंट सिचुएशन। अब वो करंट सिचुएशन क्या है? ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, अनेबल टू किल और स्केयर पीपल, लोगों को डरा नहीं सकता और मार नहीं सकता। मेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्ले, इग्नोरिंग विजिटर, वो उसको क्या बना दिया गया है? ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्ले बना दिया गया है। एक सिर्फ डिस्प्ले का एक जिसे कहते हैं खिलौना बना के रख दिया गया है। एट नाइट, रात को क्या करता है? He is alone, अकेला है। Hearing voice of patrolling vehicles of police, looking at the stars, उसे जो पुलिस की गाड़ियां हैं, जो पेट्रोलिंग कार्स है, वो उनकी आवाज उसको सुनाई दे रही है और वो जो स्टार्स हैं वो उनको देख रहा है। इससे ज्यादा उसकी कोई हालत नहीं बची है। चलो पोएटिक डिवाइस देखते हैं, उसके बाद फिर इसका एक रस पिला दूंगा। एलिट्रेशन, एक अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है। स्टॉक का सा हो रहा है, स्ट्राइप्स हो रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है? बिहाइंड बार्स, बाबा इस्तेमाल हो रहा है। रेपिटेशन, एक ही वर्ड, एक वर्ड, अभी क्या हो रहा था? एक लेटर हो रहा था, एक अक्षर, उसकी आवाज बार बार निकल रही थी, या पूरा का पूरा वर्ड जब बार बार इस्तेमाल हो। ब्रिलियंट, मैंने कहा था कि इसमें रेपिटेशन है। ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार्स, ऐसे लिखा था तो ब्रिलियंट हमारा रेपिटेशन हो गया। क्वाइट, क्वाइट बार बार इस्तेमाल हुआ था तो ये हमारा रेपिटेशन हो गया। एग्जाम में पूछ लेगा बताओ इसमें रेपिटेशन क्या है, तो आप ऐसे बता दोगे। मेटाफर क्या है कि इस्तेमाल कुछ है और यूज कुछ है। पैड्स ऑफ वेलवेट किसको दिखाया गया? उसके पंजों को दिखाया गया पैड्स ऑफ वेलवेट कह के। राइम स्कीम इसकी ABCB। ठीक है, क्लियर? यहां तक सब क्लियर। अब जो एग्जाम में तुम्हें मेरा बच्चा याद रखना है, जो इससे इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स का मतलब यहां पे क्या है? कि टाइगर अपने केज में स्टॉक कर रहा है। क्या कर रहा है? उसका मतलब क्या है? वॉकिंग मेजेस्टिकली, दैट शोज पावर एंड ग्रेस। ये तुम्हें लाइन याद रखनी है कि वो अपनी जो टहल रहा है, वो अपनी पावर को शो कर रहा है, अपनी ग्रेस को शो कर रहा है। बड़े शान से वो इधर उधर टहल रहा है। तो स्टॉक का मतलब यह है, ये नहीं कि वो डरा हुआ है, अभी भी डरा हुआ नहीं है, वो अपनी पावर को ही शो कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को ही दिखा रहा है जिस तरह से वो चल रहा है। ऐसे फ्यू स्टेप्स ऑफ केज का क्या मतलब है? यानी कन्फाइनमेंट, क्योंकि थोड़े से ही स्टेप है केज के, दैट मींस ही इज कन्फाइंड। अगर पूरा उसको इलाका मिला हुआ था तो फ्यू स्टेप्स थोड़ी वर्ड यूज होता कि थोड़े से ही कदम, नहीं, केज में उसको स्पेस नहीं मिला हुआ है। ठीक है, सो दैट शोज कन्फाइनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, कि उसको जेल हुई हुई है बेचारे को, जेल में, केज में। ठीक है, क्लियर? बस ये दो चीजें तुम्हें याद रखनी है मेरा बच्चा। हाँ जी, इसमें मैंने दो ही चीजें याद रखवाई है तुम्हें। अब
अब इसमें तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम फंसोगे, ठीक है। अब तुम अगर कोई भी क्वेश्चन लगाने बैठोगे तुम्हें बहुत इजीली उनके आंसर मिल रहे होंगे दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने जो 2 पोएम देखी वो किस किस के ऊपर थी? वो नेचर के ऊपर थी। हाँ, पहली पोएम का नाम क्या था? डस्ट ऑफ स्नो। उसमें स्नो, क्रो, हैमलॉक ट्री दिखाए। दूसरी पोएम जो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी वो किस पे लिखी? फायर और आइस, जो दोनों ही नेचुरल है, तो नेचर के साथ पोएम लिख रहे थे। फिर हमने तीसरी पोएम देखी, वो टाइगर के ऊपर थी। वो भी नेचर ही है कहीं ना कहीं, लेकिन एनिमल के ऊपर थी। अब एक और एनिमल वाली पोएम अगर मैं कहूं गलत नहीं होगा, लेस्ली नॉरिस ने कौन सी लिखी थी? जरा बता देना मुझे कमेंट में। और डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी थी? और फायर एंड आइस किसने लिखी थी? क्या इन सबके नाम आप मुझे बता सकते हो? भाई इंटेलिजेंट लोग ही बता सकते हैं, जरा देखते हैं कितने बता पाएंगे। लेस्ली नॉरिस लगता तो ऐसे जैसे किसी लड़की का नाम है, लेकिन ये आदमी का नाम है, याद रख लेना, लेस्ली नॉरिस साहब। अब कैरोलिन वेल्स की लिखी हुई हम एक और पोएम जो कि जानवरों के ऊपर है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। इससे आसान कोई पोएम नहीं हो सकती, पहले बता रहा हूं। तुम्हारी बुक की सबसे आसान पोएम है। क्यों? इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें है ही नहीं कुछ। इसमें बताएंगे कौन से जानवर को कैसे पहचानना है, जानवरों की पहचान कराई जा रही है भाई। ये है पोएम तुम्हारी, इतनी आसान और क्या ही होगी। आओ चलो पढ़ते हैं इसको जल्दी से, आइए देखते हैं। हाँ भाई, कैरोलिन वेल्स की लिखी हुई, ये वाकई में लड़की का नाम है, उनकी लिखी हुई ये पोएम हमारी। आओ जी देख लेते हैं। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। हाँ, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस द जंगल्स इन द ईस्ट, अगर आप ईस्ट में जाते हो, ईस्ट के जंगल में जाते हो, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, टॉनी का मतलब होता है गहरा पीले रंग का, पीले रंग का अगर कोई बीस्ट, बड़ा जानवर तुम्हें दिखे, इफ यू रोर, अगर वो ऐसे रोर कर रहा है, क्या कर रहा है? अगर वो ऐसे रोर कर रहा है, टॉनी बीस्ट, हल्के पीले, गहरे पीले रंग का, ठीक है, यू नो इट इज द एशियन लॉयन। एशियन लॉयन की पहचान क्या बताइए? टॉनी बीस्ट है, रोर कर रहा है। एज यू आर डाइंग, जब तुम मर रहे होगे तो और रोर करेगा, तो ठीक है, तो वो कौन सा जानवर हुआ? ये कौन सा जानवर हुआ? कि ये एशियन लॉयन हुआ। चलो अब दूसरे की बात करते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और किसी वक्त में अगर तुम ऐसे ही क्या कर रहे हो, रोम कर रहे हो, घूम रहे हो, इधर गोल गोल घूम रहे हो, एक वाइल्ड बीस्ट, एक जंगली जानवर तुम्हारे सामने है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या मेरा बच्चा? ब्लैक स्ट्राइप्स होने चाहिए, यानी उसके धारियां होनी चाहिए, और ना येलो ग्राउंड। येलो ग्राउंड के ऊपर धारियां का मतलब क्या है? ये भी किसी टाइगर के बारे में ही बात हो रही होगी। टाइगर ही तो ऐसा होता है, अभी हमने पढ़ा था। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, नोटिस करना अगर वो तुम्हें खा डाले खा डाले, हाँ भाई, अगर तुम्हें खा डाले तो समझ लेना कि ये क्या है, तो समझ लेना दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिस्कन। बताओ इसमें क्या है? ह्यूमर है। इस पोएम में क्या है? ह्यूमर है भाई। वो जब तुम्हें खा ही लेगा, इफ ही ईट्स यू, जब तुम्हें खा ही लेगा तो तुम बचोगे ही नहीं, पहचानोगे कैसे? तो ये क्या है? इसके अंदर एक ह्यूमर है। इस पोएम में पोइट जो हमारी है वो बहुत ह्यूमर यूज कर रही है। क्लियर? हाँ जी, तो वो कौन सा होगा? वो होगा बंगाल टाइगर। तो हमने एशियन लॉयन की पहचान देखी, बंगाल टाइगर की पहचान देख ली है। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते मेरे बच्चा। अब कौन से जानवर की बात हो रही है? इफ स्ट्रोलिंग, स्ट्रोलिंग मतलब बोलते हैं टहलते हुए, ऐसे ला 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 ला, ऐसे ऐसे आप टहलते हुए जा रहे हो। हाँ, अब क्या हुआ? बीस्ट यू व्यू, अगर आपने एक बीस्ट देखा, ठीक है, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, उसके जो स्पॉट्स है पेपर्ड, काली मिर्च की तरह ऐसे ऐसे टक 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 ऐसे क्या है? काले काले निशान उसके ऊपर। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट का मतलब होता है झपटना, किसी पे कूद जाना। जैसे वो तुम पे झपटे, यू नो इट इज द लेपर्ड, समझ जाना वो क्या? तेंदुआ है, लेपर्ड है। ट्विल, ये ट्विल का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? ट्विल फुल फॉर्म होती है इट विल की। किसकी? इट विल की फुल फॉर्म होती है ट्विल, ठीक है। तो इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और वो गुर्राएगा बार बार तुम पे झपट्टे मारेगा। वो कौन होगा? वो होगा तुम्हारा ये क्या कहते हैं? लेपर्ड। वो क्या क्या होगा? तुम्हारा लेपर्ड होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा? एशियन लॉयन देखा हमने, बंगाल टाइगर देखा, और तीसरा हमने लेपर्ड देखा। तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया, अलग अलग पहचाने थी। क्लियर है? अभी मैंने तुम्हारे लिए कुछ अलग से बना के रखा हुआ है, तो तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान कर देने वाला हूं मैं। 2 मिनट दो मुझे, आगे बढ़ते हैं। फिर किसकी पहचान बताई भाई? फिर किसकी पहचान बताई? आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। If when you're walking around your yard, जब तुम ऐसे ही अपने आंगन में कहीं घूम रहे हो, अपनी जगह पे कहीं टहल रहे हो, और तुम क्या देखो? You meet a creature there, अगर तुम्हें क्रीचर दिखे, एक प्राणी दिखे, who hugs you very very hard। अब प्राणी हग कर रहा है,
कोई जानवर हग थोड़ी करता है, तो ये भी क्या है, ह्यूमर ही यूज हुआ है। हु हग्स यू वेरी हार्ड, तो तुम बड़ी जोर के गले लगा ले। बी श्योर इट इज अ बेयर, ये क्या है, एक बेयर है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस का मतलब होता है किसी को लिपटा लेना, किसी को चिमटा लेना। तो अगर तुम्हें जरा भी डाउट है, वो तुम्हें दोबारा चिमटा लेगा, चिपटाएगा विपटाएगा नहीं, वो तुम्हें मार देगा। इसका मतलब ये है। तो ये पूरा क्या है, ह्यूमरस। ये पोएम कैसी, पूरी ह्यूमरस पोएम है। क्लियर? हाँ ठीक है। तो ये क्या बेयर की पहचान है कि इफ ही हग्स यू अगेन एंड अगेन और गिव यू सम काइंड ऑफ केयर्स, तो फिर क्या है, ये एक बेयर है। आगे बढ़ जाते फिर किसकी पहचान बताइए। थ्रू टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे अ नोविस, नोविस मतलब बोलते हैं बहुत ही अनाड़ी को। अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस हाइनास कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अब यहां पे क्रोकोडाइल और हाइना जो होता है लगड़ा बग्गा, उसकी पहचान बताई गई है कि भाई क्रोकोडाइल और हाइनास में क्या फर्क होगा। हाइनास और ये दोनों काफी क्या कहते हैं, सिमिलर दिखाए, वैसे है नहीं। हाइनास को क्या है, वो मेरी स्माइल, वो ऐसे हंसते हुए आएगा, ऐसे दांत निकालते हुए आएगा। बट अगर वो रोते हुए आए तो समझ जाना क्या है, वो क्रोकोडाइल है। वो क्या है, क्रोकोडाइल है। क्लियर है? तो यहां पे दो अलग अलग जो जानवर हैं उनकी अलग अलग पहचानें बताई गई हैं। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के आंसू, और हाइनास क्या, वो हंसते हुए आएगा। तो हंसते हुए का और रोते हुए से पहचान दिखाई गई है दो अलग जानवर की, क्रोकोडाइल की और हाइनास की। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। जिक्र इनका साथ में किया गया, क्रोकोडाइल हाइनस का आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। क्लियर है, डिस्टिंग्विश्ड है, इतना क्लियर रखना। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है, बहुत आसान सा। द ट्रू कमीलियन, कमीलियन किसे बोलते हैं, अरे वही तुम्हारे साथ रहने वाले, जो वादे तो तुमसे बड़े बड़े करते हैं, तुम्हारे साथ खाते हैं पीते हैं, सारी बातें करते हैं। हाँ हाँ, बहुत कमीलियन तुम्हारे भी आसपास होंगे। कुछ लोग उन्हें रिश्तेदार के नाम से भी जानते हैं, वही वो दोस्त यार के नाम से भी जाने जाते हैं। हाँ, रंग बदलने वाले। हाँ, द ट्रू कमीलियन, ठीक है, इज स्मॉल। जो कमीलियन होता है, जो असली कमीलियन होता है, वो क्या होता है, स्मॉल होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, कैसा होता है, बिल्कुल लिजर्ड जैसा, छिपकली जैसा होता है कमीलियन। ठीक है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, उसके कोई दांत नहीं होते, विंग नहीं होता इस तरह का। इफ देयर इज विंग कह रहा हूं, आई मीन उसके पर नहीं होते, मैं फैंग पर दिमाग में रह गया। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और अगर पेड़ पे कुछ नहीं है, दिस द कमीलियन यू सी, तो समझना वहां पे कमीलियन है, क्योंकि जो कमीलियन होता है वो रंग बदलने में माहिर होता है। अरे मैं तो ऐसे कई इंसानों को भी जानता हूं जो रंग बदलने में माहिर होते हैं। तुम भी जानते हो कुछ ऐसे होगा, बिल्कुल जानते होंगे। कमीलियन, ठीक है। तो कमीलियन की पहचान इसमें बताई गई कि वो क्या करता है, कमोफ्लाज करता है। उसकी पहचान क्या होती है, कमोफ्लाज करना। कमोफ्लाज का मतलब ही होता है अपना कलर बदल लेना। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो तुम, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। तो गिरगिट की पहचान इसमें बताई गई है। बस खत्म, पोएम खत्म। ये रही हमारी कैरोलिन वेल्स, जिन्होंने ये पोएम लिखी है। मैंने तुम्हारे लिए क्या आसानी करी है मेरा बच्चा। अब सुनो कि तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे लिए क्या किया। अरे सीधा सीधा इनकी पहचानें बता दी। ये देखो, एशियन लाइन कैसा होगा, डल येलोइश होगा, ब्राउन कलर्ड स्किन होगी या तेज पीली कलर की। इफ रोर्स लाउडली एंड वायलेंटली फ्राइटन्स टू डेथ, इतना डरा देता है कि आदमी इसके खौफ से ही मर जाता है, तो वो कौन होगा, एशियन लायन। बंगाल टाइगर क्या होगा, माइटी वाइल्ड बीस्ट, ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो स्किन टू आइडेंटिफाई हिम टू बी ईटन बाय हिम। ईटन वाला जो होगा कि जो तुम्हें खा ले समझ जाना, वो क्या है, वो बंगाल टाइगर है। लेपर्ड की क्या थी, पेपर्ड होगा। ब्लैक स्पॉट्स कैसे होंगे, पेपर्ड जैसे ब्लैक स्पॉट्स होंगे। डिस्टिंक्टिव बॉडी, सेवरल डार्क कलर्ड स्पॉट्स, पैटर्न ऑफ स्पॉट्स लुक पेपर्ड जैसे दिखते हैं। अटैक अगेन एंड अगेन, और लेफ्ट बार बार क्या करेगा, तुम्हारी तरफ लीप करेगा, लेफ्ट ऐसे वर्ड यूज किया गया है हमारे पोइट ने। आगे बढ़ते हैं। अब किसकी बात होगी, बेयर स्ट्रोलिंग करते हुए, बाहर टहलते हुए जाओगे, तुम्हें हक करेगा, कैरेस करेगा, तुम्हें एकदम बाहों में भर लेगा, समझ जाना, तो वो क्या है, बेयर है। तो बेयर की पहचान हग वाली थी, कैरेस करने वाली थी। हाइनाज एंड क्रोकोडाइल का क्या था, अगर लाफ करता है, स्माइल करता है, मैरी स्माइल, बड़े खुशी स्माइल कर रहा है, तो हाइनाज है। अगर रो रहा है तो फिर क्या है, वो क्रोकोडाइल है। सिंपल था। वीप्स व्हाइल ईटिंग, प्रे क्रोकोडाइल। अगर अपने शिकार को खाते वक्त कोई रो रहा है तो समझ लो कि वो क्या है, क्रोकोडाइल है। ऐसे किसी क्रोकोडाइल को तुम जानते हो जो बहुत रोके दिखाता है लेकिन वो तुम्हें खाने को तैयार बैठा है, जरा बताना मुझे। कमीलियन हमारा गिरगिट, वो क्या करता है, स्मॉल लाइक लिजर्ड की तरह होता है, डजंट हैव ईयर्स और विंग्स, उसके कोई विंग्स नहीं होते, ईयर्स नहीं होते। कमोफ्लाज, मेन इसमें इंपॉर्टेंट कमोफ्लाज है। कमोफ्लाज का मतलब ही रंग बदलना होता है, चेंजेस कलर्स, नॉट इजी टू स्पॉट ऑन अ ट्री। ट्री पे कहां से दिखेगा, क्योंकि वो ट्री के ही कलर का हो जाता है। सो दीज आर दी आइडेंटिटीज, या आई वुड से कि द रिकॉग्निशन पैटर्न, ये सिंबल्स हैं किसके, डिफरेंट जानवरों के, जो तुम्हें याद करने हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब इसके बहुत सारे पोएटिक डिवाइस जो तुम्हें याद रखने, आजो देख लेते हैं। अच्छा, एक बार इसकी राइटर का नाम तो बता दो लिख के कमेंट में। अरे बता दो, अरे हाँ, आ जाओ। एलिट्रेशन, रा या,
रेपिटेशन कौन से वर्ड का बार बार हुआ है? लैप लैप आ गया था, और वेरी वेरी बार बार यूज हो गया है। आयरनी क्या है? आयरनी तो सारी आयरनी थी इसमें कि नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। इतना बड़ा कोई बीस्ट तुम्हें ग्रीट थोड़ी करेगा, वेलकम थोड़ी करेगा। हिल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेज, कोई तुम्हें हग थोड़ी करेगा। तो ये सारी लाइन जिसमें ह्यूमर था वो क्या थी? आयरनी थी। ठीक है, राइम स्कीम ABABCC, राइम स्कीम बता दूंगा, सिखा दूंगा। अभी तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि जो स्टैंजाज हैं उनके स्टैंजाज की जो मीनिंग है तुम्हें ना कुछ रटने की जरूरत ना पड़े। जिस तरह से मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग बता के खुद तुम्हें इंटरप्रिटेशन करनी सिखाई है मेरा बच्चा, मैं तुम्हें ताकतवर बनाना चाहता हूं, स्किलफुल बनाना चाहता हूं कि सामने लाइंस रखी हो, रटने की जरूरत ना पड़े, देखते ही समझ में आ जाए सर ये तो लाओ कहीं पे भी सॉल्व करवा दो। तुम खुद तो क्या किसी और को भी पढ़ा पाओ। मैं चाहता हूं इस लेवल पे तुम्हें लेके जाओ मेरा बच्चा। क्या मैं अपने इस टारगेट में कामयाब हो पा रहा हूं? मुझे जरूर बताना। बहुत इजी फील करना है, टेंशन नहीं लेनी। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ। दोस्तों क्या आप जानते हो कि अभी ये जो आपकी क्लास 10th है, इसके बाद आप क्लास 11th में आओगे, और क्लास 11th में आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा। जिन टीचर्स से आप पढ़ रहे हो फिर वो टीचर आपको नहीं पढ़ाएंगे, जिन फेवरेट ट्यूटर्स से आप पढ़ रहे हो वो आपको नहीं पढ़ाएंगे, जिन दोस्तों के साथ अभी उठ बैठ रहे हो वो दोस्त छूट जाएंगे, जिन चीजों से अभी प्यार है, आपकी फेवरेट चीजें, वो चीजें फिर आपसे दूर चली जाएंगी। वो लॉस आपको बेयर करना ही पड़ेगा। क्या आप इस सब के लिए तैयार भी हो? क्या पहले सोचा नहीं था? लेकिन नहीं, अब आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि ये आपके साथ होने जा रहा है। अब आप बड़े हो गए हो, दिस इज द साइन ऑफ मैच्योरिटी। ये लॉस आपको बेयर करना ही होगा, ये चेंज आपको बेयर करना होगा। हाँ, मैंने आपको बोल पोएम पढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, ये बोल पोएम थी और कुछ नहीं था इसमें। बड़ी प्यारी पोएम, ये आपकी पोएम, आपकी लाइफ को दिखाने वाली पोएम। एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो कि अभी टीनेज में अपनी वो बॉल से खेल रहा है। खेलते 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 उसको अंदाजा होता है कि मेरी बॉल खो गई है। और बॉल का मतलब यहां बॉल बिल्कुल नहीं है, बॉल का मतलब उसकी पोजीशंस, उसकी जो चीजें थी वो सब उससे छूट के जा रही हैं, दूर हो रही हैं उम्र के साथ साथ। ये उसकी हालत को बताएगा। एक छोटा लड़का लड़कपन में 10-12 साल का बच्चा जो अपनी बॉल से खेल रहा है। आ जाते हैं दोस्तों, आइए आइए बाहर निकल के आइए। क्या हुआ? अभी सोच में डूब गए कि ये सब तुम्हारे साथ होगा? होगा मेरा बच्चा, बट आपको इस लॉस को, इस दर्द को झेलना ही होगा आगे बढ़ने के लिए। क्या है इसमें? जॉन बेरीमैन की बहुत प्यारी सी कविता, बहुत शानदार पोएम आपके लिए। व्हाट्स द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट्स ही टू डू, आई सॉ इट गो। क्या कह रहा है यहां पे पोइट? क्या कह रहा है? क्या होगा उस बच्चे का जिसकी अभी अभी बॉल खोई है? merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। मैंने उसको जाते हुए देखा, बॉल को गिरते हुए जाते हुए मैंने देखा कि हाँ वो उसके हाथ से छूट के गई, और ऐसे वो आराम से खुशी खुशी ऐसे जाते जाते ऐसे स्ट्रीट में से गई, और फिर ऊपर से होते होते वो पानी में चली गई बॉल। मैंने देखा। नो यूज टू से ओह देयर आर अदर बॉल्स। कोई फायदा नहीं है कहने का, अरे बॉल तो और भी है बच्चे, बॉल तो और भी है, कोई टेंशन नहीं, और बॉल आ जाएंगी। फायदा नहीं है ये सब कहने का। नो यूज टू से देयर आर अदर बॉल्स एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एक ग्रीफ था जिसने उसको हिला के रख दिया, शेक करके रख दिया। ग्रीफ में, दुख की वजह से वो एकदम हिल के रह गया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड एकदम कुछ नहीं बोल रहा है, खड़ा हुआ है, ट्रेम्बलिंग कांप रहा है, स्टेयरिंग डाउन नीचे देख रहा है अपनी बॉल को जाते हुए। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। वो बॉल नहीं जा रही, वो उसके बचपन के दिन जा रहे हैं, वो मेमोरीज जा रही हैं जो उस बॉल के साथ एसोसिएटेड थी, वो मेमोरीज उसकी वहां से जा रही हैं। और मैंने इंट्रूड नहीं किया, इंट्रूड का मतलब बीच में घुसना, मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं खड़ा रहा। मैं कौन है यहाँ पे? पोइट। पोइट ने डिस्टर्ब नहीं किया। His ball went, I won't intrude on him. A dime, another ball is worthless now। मैं कह सकता था कि यार कितनी की है, थोड़े सी पैसों की तो थी है, डाइम करेंसी को बोलते हैं कि another ball is worthless। मैं उसको कह सकता था, लेकिन ऐसा कहना worthless था, कोई फायदा नहीं था। Now he senses first responsibility, क्योंकि जो बॉल वो गई है ना उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, उसे रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। मनी इज एक्सटर्नल। अब क्या होगा? अब यहां एक नई बात आती है, he senses his first responsibility। उसको अपनी जिम्मेदारी का पहली बार एहसास होगा। कौन सी जिम्मेदारी है भाई ये? इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, जहां पे ये पोजीशंस की दुनिया, जहां हमारी बहुत सारी चीजें होती हैं, पीपल विल टेक बॉल्स। लोग तुमसे तुम्हारी बॉल्स ले लेंगे, वो तुमसे तुम्हारी बॉल छीन लेंगे।
तुम्हारी फेवरेट चीज है, जिनसे तुम्हें बहुत प्यार था, तुम्हारी मेमोरीज एसोसिएटेड थी, दे विल टेक योर मेमोरीज, दे विल टेक योर पोजीशंस इन दिस वर्ल्ड। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा तुम्हारी बॉल्स खो जाएंगी। जिन लोगों से तुम्हें प्यार था, जिन चीजों से तुम्हें प्यार था, जिन मेमोरीज से तुम्हें प्यार था, वो एक दिन तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि हाँ, यही जिंदगी का दूसरा नाम है। तुम्हें वो जिम्मेदारी उठानी होगी मेरे बच्चे, तुम्हें उस दिन इस चीज का एहसास करना होगा कि यस, पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय, एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, और कोई तुम्हारी बॉल वापस लाके नहीं दे सकता है। मनी इज एक्सटर्नल का मतलब कि बहुत सारी चीजें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। मॉनेटरी ही नहीं है सारी चीजें, मेमोरीज मॉनेटरी नहीं है, लव, अफेक्शन, इमोशंस, ये सारी चीजें पैसों से नहीं आती। इन सब को हमें इमोशंस के साथ हमें संजोना पड़ता है। हमारे मन की फीलिंग्स होती हैं, वो हमसे छूट जाती है, तो हम उसे पैसे से नहीं खरीद सकते। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है, वो बच्चा सीख रहा है जिसकी बॉल्स चली गई हैं। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, उसकी आइज कैसी हैं? डेस्परेट आइज के साथ वो कुछ बोल नहीं रहा है, बस वो एहसास कर रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है उससे उसको कि मेरी वो जो फेवरेट बॉल्स थी, वो जो मेमोरीज थी मेरी चाइल्डहुड की, वो सब अब जा रही हैं। He is learning the epistemology. Epistemology का मतलब क्या है मेरा बच्चा? Epistemology बोलते किसी चीज की स्टडी को, थियोरी को, ठीक है? तो उसको ज्ञान मिल रहा है इस चीज से, उसको कहते हैं epistemology of laws, यानी थियोरी ऑफ लॉस या एजुकेशन ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप। वो सीख रहा है कि जब हम चीज कोई खो देते हैं तो कैसे हमें खड़े रहना है, कैसे हमें मजबूत बने रहना है, हाउ टू बेयर दैट लॉस, हमें उस लॉस को कैसे बेयर करना है, वो ये सीख रहा है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, जो एक ना एक दिन हर किसी को, जितने भी लोग हैं, और उन्हें ये खोना ही होता है, उन्हें अपनी फेवरेट चीजों को खो देना ही होता है, और उनको ये सीखना ही होता है कि कैसे स्टैंड अप करना है, कैसे खड़े होना है उस वक्त में जब वो अपनी फेवरेट बॉल्स खो देते हैं, अपनी मेमोरीज, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज, अपने पोजीशंस की चीजें खो देते हैं। सो दोस्तों, ये प्यारी सी पोयम, मजेदार सी पोयम थी, ये मजेदार सी पोयम थी जो कि हमें बस यही सिखा रही है कि तुम्हारी जो फेवरेट चीजें हैं, कोई ना कोई तुमसे एक दिन छीन लेगा, वो तुमसे दूर चली जाएंगी। मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जा रहा, ऊपर वाले ने बुला लिया वो अलग बात है, वरना मेरा तुम्हारा साथ आज 10th में हो, 11th में भी मैं, 12th में भी मैं, CUET में भी मैं, कंपेटिटिव में भी मैं, स्पोकन इंग्लिश में भी मैं, और रुको तुम, और जगह भी मैं तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ा रहूंगा। डोंट वरी एट ऑल, ठीक है? आ जाते हैं दोस्तों अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस और सेंटेंसेस जो तुम्हें पता होने चाहिए। किसने लिखी, एक बार कमेंट में लिख डालो। जॉन बेरीमन। क्या कहा इन्होंने? लिटिल बॉय प्लेइंग विद हिज बॉल, वो अपनी बॉल से खेल रहा है, बॉल गॉट लॉस्ट, उसकी बॉल खो जाती है। अब बॉय क्या सोच रहा है? बॉय इज थिंकिंग हाउ टू रिट्रीव द बॉल। रिट्रीव का मतलब वापस हासिल कर लेना, रिट्रीव। एक बार लिख डालो, रिट्रीव रिट्रीव रिट्रीव, रिट्रीव करना, डेटा को रिट्रीव करना, बॉल को रिट्रीव करना, ठीक है? अपने फेवरेट पर्सन को रिट्रीव करना। आ जाओ। पॉइंट हैड विटनेस द बॉल जंपिंग ऑफ द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट एंड फाइनली इनटू द वाटर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरा बच्चा कि बॉल कैसे खोई थी, तो पोइट ने उसको देखा था कि बॉल ऐसे जंपिंग करते हुए गई थी, स्ट्रीट से गई, फिर ऐसे करते करते पानी में पहुंच गई। पोइट डिड नॉट कंसोल, कंसोल करना किसी का ढांढस बंधाना, किसी को तसल्ली देना कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, और बोले पोइट ने ऐसा क्यों नहीं किया? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई डिड पोइट नॉट कंसोल द लिटिल बॉय इन बॉल पोएम? तो आप क्या कहोगे? बिकॉज पोइट न्यू, पोइट को पता था कि अब उसको कोई कंसोलेशन लड़के को नहीं दे सकता था, कोई भी चीज उसको रिप्लेस नहीं कर सकती थी। अदर बॉल्स आर अवेलेबल एज ही नोज नथिंग कैन सूद हिम, बिकॉज पोइट न्यू दैट नथिंग कुड सूद द लिटिल बॉय। वो उसको कोई भी चीज उसको अब सूद नहीं कर सकती थी, अदर बॉल्स उसकी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकती थी। बॉय स्टैंडिंग हेल्पलेसली। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो बच्चा जब बॉल चली जाती है कैसा हो जाता है वो, तो कैसा है? ग्लूम है, हेल्पलेसली खड़ा हुआ है, थिंकिंग अबाउट द डेज व्हेन ही यूज्ड टू प्ले। यूज्ड टू प्ले का मतलब उन मेमोरीज को सोच रहा है जो उसके साथ एसोसिएटेड थी, जब उस बॉल के साथ खेलता था, ये उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, बॉल का मतलब पास्ट चाइल्डहुड डेज एंड मेमोरीज को दिखाया गया, ये तो आपको पता है। टाइम हैज कम फॉर द बॉय टू लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टफेस्ट लेसन ऑफ द लाइफ, हार्श रियलिटीज ऑफ द लाइफ, that one day we all will lose our loved things, need to take care of our favorite things and move forward। अब इसमें हमें क्या, ये इंपॉर्टेंट लाइन है मेरा बच्चा, एक बार लिख दो कमेंट में बिना देखे याद करके, क्या कि one day we all will lose our loved thing, we need to take care our favorite things, या अपने जो फेवरेट पोजीशंस हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम उनको खो ही देते हैं। ठीक है, ये सब लेसन उसने देख लिया था, मिच्योर हो गया है बच्चा, मिच्योरिटी का लेसन सीख रहा है। एपिस्टेमोलॉजी
एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब मीनिंग क्या है मेरा बच्चा, वो याद रखना है। ये वर्ड पूछा जाता है, ये वर्ड पूछा जाता है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी जो लॉस का ज्ञान है, जो किसी चीज को खोने का जो ज्ञान है, उसके बारे में बात हुई है। तो वो लॉस का क्या उसको समझ में आ जाता है कि वन डे वी ऑल विल लूज आवर फेवरेट थिंग्स, फेवरेट या पोजीशन, फेवरेट पोजीशन जो है हमारे, हम उसको खो देंगे एंड हमें उसके साथ जीने की आदत डालनी ही होगी। ठीक है, अब मैं इसका कुछ निचोड़ तुम्हें दे देता हूं। तो बॉय कैसा है, हाईली इमोशनल है मेरा बच्चा, डेस्परेशन है उसकी आईज में, डीपली शॉक्ड है, ट्रेम्बलिंग है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रियलाइजिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के वन डे वी ऑल विल लूज आवर फेवरेट थिंग्स। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट लाइन जो तुम्हें बॉल पोएम की याद करनी है वो क्या, कि मनी कैन बाय थिंग्स, कि पैसा चीजें खरीद सकता है बट कैन नॉट रिप्लेस इमोशंस, फीलिंग्स और पर्सनल लॉस। कि लेकिन वो जो फीलिंग्स होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, जो हमारे पर्सनल लॉस होते हैं, उसको नहीं लाके वापस दे सकती। कोई हमारा लव्ड वन हमसे खो गया, कोई मेमोरीज थी हमारी, कोई भावनाएं थी, वो सब वापस लाके मनी नहीं दे सकती है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है कि मनी इज एक्सटर्नल, मनी एक्सटर्नल है, बताओ बोल पोएम के रेफरेंस में क्या कहना चाहोगे। या फिर जो हमारा पोइट था उसने लिटिल बॉय को कंसोल क्यों नहीं किया था, तो उसमें भी आप ये लिखोगे कि उसे पता था कि नथिंग कैन कंसोल द लिटिल बॉय या नथिंग कैन सूद हिम, ऐसे करके, एज मनी कैन बाय थिंग्स, मनी चीजें खरीद सकती है बट कैन नॉट रिप्लेस द फीलिंग्स एंड इमोशंस और पर्सनल लॉस। ये लिख दोगे। ऐसे एक डाउट आ सकता है कि डाइम का मतलब क्या होता है। डाइम का मतलब होता है डॉलर का 10वां हिस्सा, पैसों को बोल सकते हैं। इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो, मनी, मनी इसका मतलब हो सकता है। ठीक है, तो पोएम में यूज हुआ था। इंपॉर्टेंट पोएम है मेरा बच्चा और सबसे आसान पोएम में से एक है। इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तुम सोच रहे होंगे मैं ऐसे क्या क्या कर रहा हूं, पता ये वायर माइक का मेरा उलझ गया था। हाँ, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन तुम्हें पता है, बाबा बाबा बाबा। ठीक है, सिंबोलिज्म, बॉल किसको दिखा रहा है, बॉयज की चाइल्डहुड मेमोरीज को दिखा रहा है। रेपिटेशन, कौन सा वर्ड बार बार यूज हो रहा है, बॉल बार बार यूज हुआ था, हाँ बिल्कुल हुआ था। वर्ड बार बार यूज हुआ था, नोइंग बार बार यूज होता। राइम स्कीम, फ्री वर्ड से कोई लैब बनी ही नहीं इसकी, आएगा जाएगा पाएगा खाएगा राएगा, ऐसा कुछ नहीं था, अलग अलग ही लाइन बन रही थी, राइम नहीं थे इसके अंदर। ठीक है, चलो मेरा बच्चा, ये तो खत्म हुआ हमारा बॉल पोएम। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है मेरा बच्चा, बार बार क्वेश्चन बनता है कि राइटर ने, पोइट ने कंसोल क्यों नहीं किया, ये तुम्हें बताना होगा, आंसर बताना इसका। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। एक क्वेश्चन क्या बनेगा कि बॉल कैसे कैसे नीचे गई थी, पानी में कैसे कैसे गई थी, कैसे क्या कहते हैं ट्रैवल किया था बॉल ने, ये क्वेश्चन बनता है। और एक बड़ा क्वेश्चन अगर बनने पाया तो ये होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एंड वन डे हमें उसको क्या कहते हैं, हर किसी को वी ऑल विल हैव टू लूज आवर बॉल्स, सो हमें क्या करना चाहिए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहते हैं, ये चीज कब हम लेते हैं, एंड कैसे हम उनका ख्याल रखना चाहिए, हमारी जो फेवरेट थिंग्स हैं उसके ऊपर बना के देगा, पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, सारे क्वेश्चन के आंसर हाथ पकड़ के यहां लिखवाऊंगा लाइव रिवीजन में भी। अभी तुम इस काबिल हो कि तुम कोई सा भी फाइनल बोर्ड का एग्जाम और प्री बोर्ड का कोई से भी बैठोगे ना, इजीली इनका आंसर कर दोगे। क्वेश्चन खोल के देख लेना, कुछ है ही नहीं इनमें, यही लाइंस है जो मैंने तुम्हें याद करवाई हैं, कर ली याद। अब बढ़ते हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ। रख दे गुड़िया, रख दे, बस 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 बस, घंटों हो गए रील चलाते चलाते, कमर झुका के कुबड़ निकाल के बैठे, बस रील रील रील, बहुत देर हो गई, रख दे। और क्या खा रही है, मोमो, मोमोज पास्ता, मोमोज पास्ता, मोमोज पास्ता, बस यही सब चलता रहता है। पता है कितने हेल्थ को नुकसान देते हैं, फेस पे पिंपल निकल आएंगे, फिर मत बोलना। ऐसे ही तो बोलती है मम्मा, बिल्कुल। हाँ, अब जो नेक्स्ट पोएम है वो ऐसी एक बच्ची की कहानी है। एमेंडा नाम की एक जो हमारी लड़की है, उसकी मम्मा उसको नैग करती रहती हैं। नैग का मतलब पता क्या होता है, टोकना, टे 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 टे, मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, मम्मा को ऐसे मत बोलना, ठीक है, समझाने के लिए, टे 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 बार बार कोई बोलता होता है उसे क्या बोलते हैं, नैग करना बोलते हैं। तो उसकी मम्मी उसको बहुत बार बार टोकती रहती है, परेशान हो चुकी है। तो वो क्या कहना चाहती है वो बताया गया इस पोएम में। लिखी किसने, रॉबिन क्लेन। एक बार कमेंट में लिख दो ताकि याद रह जाए, रॉबिन क्लेन। और जितने भी राइटर सभी अभी तुम्हें याद है, सब पोएम के पोइट के नाम वो साथ साथ लिखते जाओ, इकट्ठे लिखते जाओ, ताकि बार बार याद आते रहे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या लिखा था, लेस्ली नॉरिस ने क्या लिखा था, कैरोलिन वेल्स ने क्या लिखा था, हाँ सब याद आ रहा है, सब याद आ रहा है। ऐसे करते हुए चलना है। जॉन बैरीमन अभी हमने पढ़ा था, आज है। अब कौन पढ़ा है, रॉबिन क्लेन। ठीक है, एमेंडा, नेगिंग का प्रॉब्लम है, मम्मा बड़ा परेशान कर रही है। आओ देख लेते हैं क्या इसके अंदर मेरा बच्चा, बहुत आसान है। उसकी मम्मा कह रही है उसको, किसको, अमेंडा को, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स। हंच का मतलब क्या होता है मेरा बच्चा, ऐसे
कुबड़ निकाल के बैठना, डोंट हंच योर शोल्डर्स, ऐसे करके हंच करके रहना, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ऐसे कमर को झुका के मत बैठो, एंड सिट अप स्ट्रेट, ऐसे सीधे होके बैठो। ये कौन कह रही है? उसकी मम्मा कह रही है, उसकी मदर कह रही है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मदर ही ऐसा काम करने को ऐसे रोक टोक करती है, सिखाती है, लेकिन उसको क्या लग रहा है? अमेंडा को रोक टोक लग रही है, वो चिढ़ रही है। अब वो क्या सोच रही है? अब ये अमेंडा सोच रही है, कह नहीं रही है, इसकी फीलिंग्स है, अमेंडा की फीलिंग्स है क्या? देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, एक सुस्त, लैंग्वेज का मतलब शांत सुस्त, जहां ज्यादा चहल पहल नहीं है। एमरल्ड ऐसे पन्नों वाला, पन्ना होता है ना, हीरा पन्ना, वो वाला, ऐसे एक समुद्र होता, ऐसे जैसे पन्ने जैसा समुद्र होता। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, यानी हरे कलर का एक समुद्र होता, कहने का मतलब यह। वेयर द सोल इनहेबिटेंट का मतलब होता है वहां रहने वाले, हैबिटेट होता है ना, ऐसे इनहैबिटेंट का मतलब क्या हुआ? जहां रहने वाली सिर्फ अकेली मैं होती। अब मर्मेड होती, मछली, जो इंसान जैसी मछली होती है वो होती मैं, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ऐसे मैं ड्रिफ्ट करती, ऐसे करती। कहने का मतलब यह कि मैं अकेले होती किसी समुद्र के किनारे या समुद्र में, जहां पे मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय करती। अमेंडा को क्या चाहिए मेरा बच्चा? उसको फ्रीडम चाहिए, उसको बहुत ज्यादा नेगिंग से प्रॉब्लम है अपनी मदर की। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहती है अमेंडा? अमेंडा की मदर क्या कहती है इनफैक्ट? तो अमेंडा की मदर कहती है, डोंट क्या कहता है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम, क्या तुमने अपना रूम साफ किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मैंने तुमसे कहा था, मुझे याद आ रहा है कि तुम अपने शूज को क्लीन करो अमेंडा, क्या तुमने सारे काम किए? ये फिर से उसकी क्या बोल रही है? मम्मा बोल रही है मोस्ट प्रोबेबली। अब वो इसके बाद क्या सोचती है? अब उसकी थॉट्स ये रही है, ये वाले थॉट्स, ये जो क्या कहते हैं कॉलम्स में है, ये सारे क्या उसके थॉट्स है। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, काश मैं एक ऑर्फन होती, यानी मेरे पेरेंट्स ही ना होते, वो ऐसा सोच रही है। रोमिंग द स्ट्रीट, रोम करती, घूमती स्ट्रीट में। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, और मैं क्या बनाती? मैं अपने शांत कदमों से निशान बनाती, अपने बेयर फीट, जो नंगे पांव घूमती, यानी मैं। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, और वहां पे क्या होता? जो साइलेंस होती, जो शांति होती ना, वो गोल्डन होती, गोल्ड की होती, मतलब साइलेंस मिल जाती तो अच्छी बात है, मजा आ जाता। फ्रीडम इज स्वीट, और फ्रीडम में होती वो कैसी होती? मीठी मीठी लगती, आजादी मीठी लगती। यानी उसको क्या चाहिए यहां पे भी? उसे शांति चाहिए, ट्रैंक्विलिटी चाहिए। क्या चाहिए? ट्रैंक्विलिटी। और क्या चाहिए? फ्रीडम। उसको ये सब चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं मेरा बच्चा, आगे बढ़ जाते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा। अब क्या हो गया? मम्मा थोड़ा गुस्सा हो रही है, क्योंकि वो मम्मा की तरफ देख ही नहीं रही है अमेंडा। वो क्या कह रही? चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, इससे तुम्हारे एक्ने निकल आएंगे। यानी अमेंडा हो सकता है टीनेजर हो, क्योंकि टीनेज में ही एक्ने आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट मस्ट बी द एज ऑफ अमेंडा, व्हाट वुड बी द एज ऑफ अमेंडा। सो हमें क्या लगता है कि शी इज अ टीनेजर, बिकॉज हर मदर इज नेगिंग एट हर अबाउट द चॉकलेट, और या फिर क्या कहते हैं, उसको मना कर रही है, उसे रोक रही है कि वो चॉकलेट ना खाए। ठीक है, विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगे अमेंडा? यहां पे उस पर गुस्सा कर रही है। अब इसके जवाब में अमेंडा क्या सोच रही है? अरे मदर से मुझे याद आया, एक और लड़की थी, एक और लड़की थी जिसको अपनी मम्मा से इतना ज्यादा उसकी बनती नहीं थी। ये नहीं था कि उसकी मम्मा से टोक रही थी, रोक रही थी, ऐसा नहीं था, लेकिन उसे भी आजादी चाहिए थी, मम्मा से अलग, मम्मा के साथ नहीं, मम्मा से अलग। क्या तुम्हें वली याद आई? वली, क्या हमारी वली भी अमेंडा जैसी नहीं थी? क्या वली को भी फ्रीडम नहीं चाहिए थी? क्या वली भी जो आउटसाइड की जो वर्ल्ड था, उसके घर के बाहर था, उसको एक्सप्लोर नहीं करना चाहती थी? हाँ, वली भी ऐसी ही थी हमारी। एग्जाम में क्वेश्चन मेरा बच्चा आता है, पैरेलल क्वेश्चन, जिसमें वली और अमेंडा को बताया जाता है कि इनके रेफरेंस में लिखो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, वो आप लिख सकते हो। अब लिख सकते हो, आ जाओ। अब इसके जवाब में अमेंडा क्या सोच रही है? वो कह रही है, काश में एक रेपेंजल होती है। अब रेपेंजल कौन है? एक जर्मन स्टोरी टेलिंग है, एक फेरी टेल है, जिसमें बताया गया है कि एक कहानी है जर्मन की फेमस, जहां पे एक रेपेंजल, एक शहजादी होती है जिसके बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं, और उससे ना एक चुड़ैल होती है, जादूगरनी होती है, वो उसको क्या करती है? कैद कर लेती है एक टावर पे अकेले। फिर उसका जो राजकुमार होता है ना, वो उसके बालों को पकड़ के उसके पास ऊपर आता है। वो रेपेंजल थी। तो वो कहती है, मैं रेपेंजल हूं भाई, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। भाई मुझे तो इस चीज की भी परवाह नहीं है कि टावर में लाइफ कैसी है, मैं खुश हूं, वहां शांति है और वहां की दुनिया मस्त होगी टावर के अंदर।
I'll certainly never let down my bright hair. मैं तो अपने बाल भी नीचे नहीं डालूंगी कि कोई मुझे बचाने आए, वहां से निकालने आए. I will be very happy alone, living my life in a tower. ये वो कहना चाहती है. कौन सोच रही है ये? देखो दोबारा से ना ऐसे वो क्या कहते हैं, कॉलम, ऐसे ब्रैकेट, इनफैक्ट कॉलम बोल रहा हूं, ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बने हुए हैं. ये सारे थॉट्स हैं किसके? अमेंडा के. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Amanda. अब इसमें बार बार कह रही है कि कोई भी सोचेगा कि मैं ना तुम्हें नेगिंग कर रही हूं, रोक टोक कर रही हूं. ऐसे सुस्त मत रहो अमेंडा, कुछ बोलो, मेरी बात पे रिप्लाई करो. तुम हमेशा बहुत मूडी होती हो अमेंडा. कि हर किसी को ऐसा लगेगा जैसे मैं नैग कर रही हूं. एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ उसकी मदर वाकई में नैग कर रही थी. यस, वो नेग कर रही है बट वो बोल रही है कि नेग क्यों कर रही है. ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा मैंने वर्ड टू वर्ड तुम्हें अभी समझाया कि क्या है इसके अंदर. आओ अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, उसमें क्या लिखना है वो देखते हैं. इसमें कौन है? अमेंडा एक स्मॉल चाइल्ड है. शी इज फेड अप, और स्कूल गोइंग गर्ल है, बहुत परेशान हो गई है कॉन्स्टेंट नेगिंग से. किस वजह से परेशान हो गई मेरे बच्चा? कॉन्स्टेंट नेगिंग है. उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? कांस्टेंट नेगिंग. किसके द्वारा? उसकी मदर के द्वारा. लगातार उसको क्या किया जा रहा है? रोका टोका जा रहा है. ठीक है, अब क्या हो रहा है? उसकी मदर क्या कह रही है? शी वॉन्ट्स फ्रीडम एंड पीस. उसको क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए और आजादी और शांति चाहिए. शी वॉन्ट्स टू लिव लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स. वो अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहती है? अपनी ओन टर्म्स में. ये सारी लाइंस तुम्हें लर्न करनी है. 2-3 बार पढ़ लो, घोल के पी जाओ मेरा बच्चा, यहीं पे याद हो जाएगा. अमेंडा क्या चाहती है? शी वॉन्ट्स टू लिव हर लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स. शी वॉन्ट्स फ्रीडम एंड पीस. शी इज अ स्कूल गोइंग गर्ल. शी इज डिस्टर्ब बाय कॉन्स्टेंटली नेगिंग बाय हर मदर. ठीक है, वो डिस्टर्ब है किस चीज से? जो उसकी मदर उसकी कांस्टेंट नेगिंग कर रही है. नो इंटरफेरेंस. शी वांट्स नो इंटरफेरेंस. शी ड्रीम्स टू लीड अ लाइफ ऑफ अ मर्मेड. वो ख्वाब देखती है कि वो कैसी जिंदगी जिए? एक मर्मेड जैसी जिंदगी जिए. शी फील्स ऑर्फन हैज मोर फ्रीडम. उसको ऐसा लगता है ऑर्फन के मोर फ्रीडम होती है. क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं होते ऑर्फन के, जिसका मां बाप नहीं होते, उसको कोई टोकता नहीं है. उसको ऐसा लगता है. She wishes to have a life in a tower like Rapunzel. वो उम्मीद करती है कि उसकी जिंदगी रेपेंजल की तरह हो, जो कि टावर में हो, जहां उसको कोई और चाहिए भी नहीं, बस उसे वहां ट्रैंक्विलिटी मिल जाएगी. ट्रैंक्विलिटी का मतलब एक साथ लिख दो मेरा बच्चा. ठीक है, मेनली बस इसके अंदर यही है. ये लाइंस तुम्हें याद रहेगी, पूरा याद रह जाएगा. मैंने कुछ तुम्हारे लिए अलग से लिखा हुआ है, वो देख लो बस. अमेंडा कैसी है? शी इज फेड अप ऑफ बीइंग नेग्ड. बीइंग नेग्ड, ये लाइन लिखो एक साथ कमेंट में, सब लोग लिखो, और बाद में फिर बिना देखे लिखना अपने रजिस्टर में. क्या है वो? डिस्टर्ब्ड है, फेड अप है, और बीइंग नेग्ड तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा. बार बार टोकना, टैं 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 टैं, उससे परेशान है. शी लॉन्ग्स फॉर. लॉन्ग्स का मतलब मेरा बच्चा पता है क्या होता है? लॉन्ग्स का मतलब होता है डिजायर. क्या मतलब है इसका? डिजायर. उसकी ख्वाहिश क्या है? डिजायर, या जिसे बोलते हैं विश. लॉन्ग वर्ड एक यूज होता है. उसकी विश क्या है? पीस चाहिए, फ्रीडम चाहिए और स्पेस चाहिए. उसको एक अपना स्पेस चाहिए कि कोई उसे टोके रोके ना. ठीक है. शी इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन. वो अपने आप को क्या उम्मीद करती है? कि कोई वो ऑर्फन होती. और विश क्या करती है? कि वो रेपेंजल की तरह होती, या फिर एक मरमेड की तरह होती, और ब्लिसफुली क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट करती. ये सब उसको चाहिए. पूरी पोयम का सार निचोड़ मैंने इसमें तुम्हारे लगा दिया है. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि उसकी मदर जो उसको नैग करे, क्या उसके भले के लिए करे, बुरे के लिए कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. या फिर उसको कैसी लाइफ चाहिए, वो किस चीज से परेशान है, ये सब कुछ इसमें होता है. ठीक है, अब इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं मेरा बच्चा, जो तुम्हारे काम आएंगे. आ जाओ, ये पोएटिक डिवाइस क्या है? हाँ जी, एलिट्रेशन क्या है इसके अंदर? एलिट्रेशन, स्टॉप दैट स्लाउचिंग. तो सा हो गया. रेपिटेशन, कौन सा वर्ड बार बार रिपीट हुआ? अमेंडा बार बार बोल रही है, तो अमेंडा हमारा रेपिटेशन हो गया. मेटाफर क्या दिखाया गया? बहुत सारे मेटाफर थे इसके अंदर. मेटाफर क्या है इसमें? मेटाफर मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूं. तो मेटाफर इसके अंदर है, एक तो लैंग्वेड एमरल्ड सी. ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज जो किसी और चीज को डिनोट करिए, मेटाफर बोलते हैं ना. तो एक तो एमरल्ड सी जो दिखाया गया है, वो वर्ड क्या है? वो मेटाफर है. साइलेंस इज गोल्डन, ये मेटाफर था. फ्रीडम इज स्वीट, फ्रीडम स्वीट है. तो ये सब क्या है? हमारे मेटाफर थे. और क्या है? एक एल्यूजन भी है इसके अंदर. एल्यूजन का मतलब होता है कोई क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कोई आप ऐसा इवेंट लेके आए, या फिर कोई मैथोलॉजिकल, कोई कल्चरल या लिटरेरी या पॉलिटिकल कोई इवेंट को रेफरेंस देते हुए कुछ करें. यानी रेपेंजल की जो कहानी थी, वो एक कहानी थी ना, तो उस कहानी का जो रेफरेंस दिया गया यहाँ पे, तो रेपेंजल या मर्मेड, ये सब क्या है? ये मैथोलॉजिकल बात है, ये सच्चाई नहीं है.
ये सच्चाई नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें, लोगों की सोच की बात है। तो उनका रेफरेंस देते हुए कुछ बताया गया है। ये क्या है, हमारे वर्ड इसमें क्या थे, एल्यूजन थे। राइम स्कीम क्या, ए बी ए स्टैंजा 135 में और ट्रिपल एक इसमें 2 और 4 और 6 के अंदर। ये राइम स्कीम हो गई, तो बहुत सिंपल था। ठीक है, मेनली इसमें तुम्हें एल्यूजन याद रखना है कि कोई हिस्टोरिकल इवेंट का रेफरेंस दे देना, या कोई मेथोलॉजिकल बातें, यानी कोई रामायण की कोई बात ले आना या फिर गीता की कोई बात ले आना, इस तरह कोई किसी का नाम ले आना, किसी कैरेक्टर का, वो क्या कहलाता है, एल्यूजन कहलाता है। आइए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोएम की तरफ। अरे लड़की है, क्या ही कर लेगी, इसके बस की कुछ नहीं, इसे तो बस 4 दीवारी में बंद रखो और कुछ भी नहीं करो। ये हमारा नोशन रहा है बहुत सालों से, कई 100 सालों से, हजारों सालों से यही चीज चलती आ रही है, जिसे पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। अब जो एड्रियन रिच है, एक बहुत पुरानी पोइट है, जिन्होंने इसी के ऊपर बात की है, विमेन के ऊपर, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर उन्होंने बात की है। क्लास 12th में जब आप जाओगे तो आंट जेनिफर टाइगर्स करके एक इनकी पोयम है, वो भी औरत के ऊपर ही है कि औरत कितना स्ट्रगल कर रही, कैसे डोमिनेशन झेल रही है मेन का या पेट्रियार्कल सोसाइटी का। उन्हीं की एक पोयम है जिसका नाम तो है ट्रीज, पेड़, लेकिन ये पेड़ों को नहीं दिखा रही। यहां पेड़ों का मतलब है विमेन, औरतें, कि औरतें अब तैयार हैं घर से बाहर निकलने के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, और इस खूबसूरत दुनिया में एंटर करने के लिए, जहां इनके आने से ये दुनिया कंप्लीट लगेगी, और ज्यादा खूबसूरत लगेगी, पूरी होगी, मुकम्मल होगी। ये कौन कह रहा है, ये हमारी राइटर एड्रियन रिच कह रही है, जो कि खुद अभी उन्हें फ्रीडम नहीं मिली है, खुद वो अभी कैद में ही है, खुद उनके ऊपर डोमिनेशन उनके ही हस्बैंड का या जो भी मर्द लोग हैं उनका ही है, वो अभी आजाद नहीं हुई है। लेकिन वो बात करें कि चुपके से एक ऐसी हवा तो आई है, एक लहर तो है, एक शुरुआत तो है, जहां ये पूरी दुनिया और जितनी यहां पर रहने वाली औरतें हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, वो तैयार हैं अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, बड़ी प्यारी शानदार पोएम है, मजा आ जाएगा यार तुम्हें। देखो कैसे इनडायरेक्ट वे में औरतों की बात की गई है। एड्रियन रिच एक बार लिख दो सब लोग कमेंट में, याद रह जाएगा मेरा बच्चा। एड्रियन रिच की पोएम यहां भी पढ़ोगे और 12th में भी पढ़ोगे, आंट जेनिफर टाइगर्स। ठीक है, और ये कौन सी पोइट है, किस तरह की पोइट है, ये औरतों की बातें करती है, फेमिनिस्ट पोइट है, इनको हम बोलते हैं। आ जाते हैं, द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। वो कह रहे हैं जो ट्रीज अंदर थे ना, ये जो अंदर थे, इनसाइड थे, अब वो तैयार है मूव आउट करने के लिए फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट क्या है यहां पे, वर्ल्ड क्या है, ये दुनिया फॉरेस्ट है, और ये ट्रीज क्या है, औरतें हैं, वो अभी इनसाइड है, यानी घर में है। होम के अंदर क्या है, वो कन्फाइंड है मेरा बच्चा। कन्फाइंड कौन था, टाइगर जू में था, औरतें घर में है। कन्फाइंड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सबको फ्रीडम चाहिए। तुमने इतनी सारी पोएम अभी तक पढ़ी है, उन सब में हमने क्या देखा है कि फ्रीडम चाहिए सबको, पीस चाहिए सबको। ये मेन हमारा टारगेट रहा है, ये हमारा मेन कोशिश रही है ना, सबको ये सब चाहिए। ठीक है, याद रख लेना। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। अब तक वो फॉरेस्ट क्या था, एम्प्टी था, खाली था, दुनिया खाली थी औरतों के बिना। वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरीड फीट इन शेडो। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। कि जो मॉर्निंग का मतलब हो रहा है नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग को दिखा रहे कि एक नई सुबह आएगी, न्यू बिगिनिंग आएगी, और जिसमें जब औरतें होंगी तो ये दुनिया और भी ज्यादा खूबसूरत होगी। यहां पे हलचल होंगी, चीजें होंगी, पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। और आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि सारी रात ये जो रूट्स थी, जो जड़ें थी, उन्होंने काम किया खुद को यहां से निकालने का, ये जो कैद में से निकलने का काम किया। इन द वेरेंडा फ्लो द लीव्स स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर डालना, तनाव डालना, प्रेशर डालना। जो लीव्स थी, जो पत्तियां थी, उन्होंने स्ट्रेन किया कि ग्लास से, कि ये जो शीशा इससे तोड़ के बाहर निकलने का। स्मॉल ट्विग्स का मतलब जो नाजुक लड़कियां हैं, स्मॉल ट्विग्स। औरतों को ना नाजुक से दिखाया जाता है पोएट्री की दुनिया में। जो बहुत ही डेलिकेट चीजें होती हैं वो लड़कियों के लिए होती हैं, औरतों के लिए। तो ट्विक्स किसे बोलते हैं, ट्विक्स नाजुक होती है ना बहुत ज्यादा ट्विक्स हमारी। हाँ, तो ट्विक्स को किसको दिखाया गया है, औरतों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लड़कियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। विद एक्सर्शन का मतलब प्रेशर। वो क्या करे, प्रेशर। लॉन्ग क्रैम्प्ड बो, ये लॉन्ग क्रैम्प्ड बो का मतलब है झुंड, औरतों का जो झुंड है। बो बोलते हैं बहुत सारे पेड़ों के समूह को, लेकिन यहाँ पेड़ कौन है, औरतें। तो औरतों का पूरा जो समूह है वो शफलिंग, वो इधर उधर हो रहा है। रूफ में क्या कर रहा है, अंडर द रूफ, अंडर छत के नीचे शफल कर रहा है, क्योंकि उसे बाहर निकलना, आजाद होना है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ये एग्जाम की लाइन है। जो ये सब है, ये सारी जो औरतें हैं, ये ऐसी हैं जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, यानी दे आर वेरी वीक। वीक क्यों है, क्योंकि इतने सालों से ये क्या झेलती आ रही हैं, ये शोषण झेलती आ रही है, हैरेसमेंट झेलती आ रही है, इनको डराया धमकाया जा रहा है। तो ये इनकी जो हालत है क्या है, मेंटली एंड फिजिकली दे आर वेरी वीक। विमेन आर वेरी वीक, बट नाउ दिस इज द टाइम टू कम आउट ऑफ द हाउसेस
एंड गेट देयर राइट्स। ओके, हाफ डेज्ड है, मूविंग टू दी क्लिनिक डोर्स। अब ये जा रही है जहां ये हील होने जा रही है, बाहर की दुनिया में जाएंगी, अपने राइट्स लेंगी, खुली हवा में सांस लेंगी, तो दे आर रेडी टू गेट हील्ड। ओके, आगे क्या है, आई सिट इनसाइड डोर्स। लेकिन जो राइटर है वो घर के अंदर है, ओपन टू द वेरेंडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। मैं लिख रही हूं, मैं इनका साथ कैसे निभा रही हूं, लिख कर, मैं इनको सपोर्ट कर रही हूं लिखकर। इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैं बहुत ही मुश्किल से लिख रही हूं कि डिपार्चर जो हो रहा है ये फॉरेस्ट में, इसके बारे में। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन, लाइकन बोलते हैं वो जो काई जम जाती है उसको, स्टिल रीच लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स। अब वो इसमें फ्रेशनेस की बातें कर रहे हैं कि एक नई बिगिनिंग की शुरुआत होने जा रही है और एक नई दुनिया में अब कदम रखने वाली है ये औरतें, और मुझे सब कुछ पॉजिटिव नजर आ रहा है। यहाँ पॉजिटिविटी के बारे में बात हो रही है कि राइटर जो हमारी पोएट एड्रियन रिच है, उनको इसमें जो महक आ रही है वो एक नई शुरुआत की महक आ रही है कि जो पूरी दुनिया, पूरा आसमान अब हासिल करने के लिए है, तैयार है, रेडी है। ये जो औरतें अब घर से बाहर निकल रही हैं, अपनी आजादी के लिए आगे बढ़ रही हैं। आगे क्या कह रही है हमारी राइटर, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं अभी, मतलब कंफ्यूजन है, विस्पर्स है, विच टुमारो विल बी साइलेंट, लेकिन आने वाले कल में उन सबके सवाल के जवाब मुझे मिल जाएंगे। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, यानी शोर की आवाजें आ रही हैं, यानी बहुत सारी औरतें जो अब अपनी आवाज उठा रही हैं, दे आर रेजिंग देयर वॉइस, विमेन आर रेजिंग देयर वॉइस, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो विमेन है वो ऐसे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही, बिकॉज दे आर वीक, दैट्स व्हाई दे आर स्टम्बलिंग। ओके, into the night winds rush to meet them, और हवा जो है वो तैयार है उनसे मिलने के लिए। हवा का मतलब जो माहौल है, जो आसपास का माहौल है, वो उनके लिए सेटअप है, क्योंकि ये दुनिया भी चाहती है कि औरतों का पार्टिसिपेशन, उनको आजादी मिले। दे मस्ट नॉट बी कन्फाइंड अंडर द हाउसेस ओनली, राइट। ओके, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, जो चांद है वो ऐसे टूटा हुआ है जैसे कोई शीशा। अब जब कोई चीज टूटी हुई होती है, टूटी हुई चीज कैसी होती है, यानी उसमें बहुत दुख पहुंचा होगा, उसको तकलीफ पहुंची होगी। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट रॉक, जो औरतें थी वो टूटी हुई हैं, उनको वो अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट है, वीक है, लेकिन उनकी जो चमक है वो दूर तक जाएगी, दूर तक फैलेगी। ये कहना चाहते हैं हमारी क्या पोएट, हमारी जिनका नाम है एड्रियन रिच। सो दिस इज द ब्यूटिफुल पोम। बहुत सारे लोग इसको ट्रीज की तरह पढ़ाते हैं कि भाई ये डेफोरेस्टेशन के बारे में बात हो रही है, जबकि ये उसके बारे में बात नहीं हो रही। पता है क्यों? बहुत कम लोग होंगे जिन्हें बात मालूम होगी मेरा बच्चा, कि जो एड्रियन रिच है ना, आपको इनके बारे में पढ़ना होगा कि ये किस तरह की पोइट है। भाई तो ये फेमिनिस्ट पोइट है, ये औरतों के बारे में ही बातें करती है। अब जब जिसको पता होगा कि औरतों की बातें करते हैं, वो तो समझ लेगा कि यार औरतों की बातें कर रही है, यानी ये सब किसके लिए, औरतों की आजादी के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम में जब भी आए तो आप इसको ऐसे ही लिख देना, बिकॉज बल्कि एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डालोगे कि एड्रियन रिच इज अ फेमिनिस्ट पोएट एंड शी टॉक्स अबाउट, या शी कंपेयर्स विमेन टू ट्रीज, ऐसे करके लिखोगे ना, तो उससे ना आपका इंप्रेशन और बढ़िया पड़ेगा। ठीक है, सो ये मैंने स्टैंड लिया था क्योंकि ये सारी चीजें मैंने बहुत जगह देखा, लोगों को देखा, किताबों में देखा, जिसमें ट्रीज को ट्रीज की तरह पढ़ाया गया है, जबकि ये सच नहीं है। ट्रीज आर विमेन हियर। ये बड़े प्यारी, ये पोएम की खूबसूरती है। दोस्तों आइए अब इसकी कुछ अंदरूनी चीजें देखते हैं और पढ़ते हैं। हाँ, सो ट्रीज आर कंपेयर्ड टू विमेन, उन ट्रीज को विमेन से कंपेयर किया गया। विमेन आर रेडी टू मूव आउट एंड हील्ड, विमेन तैयार है बाहर निकलने के लिए और हील होने के लिए। विमेन हैव रिमेन्ड इंडोर्स, कन्फाइंड रही हैं, घर के अंदर रही हैं। द फॉरेस्ट वर्ल्ड वाज इनकम्प्लीट विल लुक कंप्लीट नाउ, फॉरेस्ट जो वर्ल्ड था वो पहले कंप्लीट नहीं था, अब कंप्लीट दिखेगा। विमेन वर स्ट्रगलिंग हार्ड टू लिबरेट फ्रॉम पेट्रियार्कल सोसाइटी। इंपॉर्टेंट लाइन मेरा बच्चा लिख दो ये, कि विमेन क्या थी, अब दे आर रेडी टू लिबरेट, अब वो लिबरेट होने के लिए तैयार हैं, स्ट्रगल कर रही थी पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहां पितृ सत्ता होती है कि मर्द ही सबसे ऊपर रहेगा, औरतों को दबाओ, वो वाली सोसाइटी सब ऊपर उठेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन लुक लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट क्यों एग्जाम में पूछेगा मेरा बच्चा कि व्हाई विमेन आर कॉल्ड न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, दैट मींस दे आर वीक, they are weak because of the domination of male, yeah, because of the domination of patriarchal society, because of the harassment of the men society, जहां पे men को क्या रखा जा रहा है, सुप्रीम माना जा रहा है, उसकी वजह से वो क्या हो गई है, फिजिकली इमोशनली दे आर वीक नाउ एंड दे आर रेडी टू गेट हील्ड। पोइट ऑल्सो कन्फाइंड, पोइट भी कन्फाइंड, वो कह रही है ना पोइट के, आई एम राइटिंग द लेटर, मैं बहुत सारे लिख रही हूं, लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूं, इंडोर में बैठी हुई हूं। राइटिंग पोइट्री डज नॉट मेंशन द लिबरेशन ऑफ ऑल विमेन। उनको लगता है कि बहुत जरूरी नहीं कि सारी विमेन लिबरेट हो जाए, बट आवाज तो उठ रही है। द चेंज इज सीरियस एंड डैमेज इज डन। चेंज सीरियस है, लेकिन मून
कट टूट चुका है, यानी मून, ये जो रोशनी थी, ये जो औरतें थी, ये सब की इनकी चमक फीकी पड़ चुकी, मतलब टूट चुकी है, लेकिन वो दूर तक अभी भी उसके जो टुकड़े हैं वो फैल रहे हैं, ऐसा कहना चाहती थी हमारी पोइट। द चेंज इज सीरियस एंड डैमेज इज डन। तो दोस्तों, इस स्ट्रगल के बारे में, विमेन के स्ट्रगल के बारे में, उनके लिबरेशन के बारे में, उनकी फ्रीडम के बारे में, कैसे उनको एम्पावर होने का टाइम आया है, उसके बारे में पूरी पोयम थी। बहुत इंपॉर्टेंट पोयम थी, मजेदार पोयम थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अब इसको समझ पाओगे कि विमेन कन्फाइंड है, उनको फ्रीडम चाहिए, वो वीक है एंड दे आर रेडी टू गेट हील्ड। अब वो तैयार है हील होने के लिए, ठीक है, और डैमेज हो चुका है जिसकी वजह से वो क्या है, बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। दोस्तों, इसके ट्रीज के पोएटिक डिवाइस रह गए थे, वो देख लेते हैं। रेपिटेशन बार बार कौन हुआ है, नो नो का बार बार इस्तेमाल हो रहा था वर्ड का। सिमिले क्या है, किसके जैसा दिखाया गया, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट वो की तरह दिखाया गया था। लाइक अ वॉइस, लाइक अ मिरर, ये सारे क्या थे, सिमिले थे। पर्सोनिफिकेशन, निर्जीव चीजों को जिनमें जान नहीं है, जो नॉन लिविंग थिंग्स, उनको ऐसे दिखाना जैसे वो लिविंग थिंग्स हो, उनमें वो वाले भाव डाल देना, जैसे नो सन बरी इन इट्स शेडो, स्मॉल टिग स्टिफ विद एक्सप्रेशन, जबकि ये सब लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, ट्रीज खुद थोड़ी स्टम्बल कर रहे होते हैं, ट्रीज ऐसे ऐसे करके थोड़ी चल रहा होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनको भी ऐसे दिखाना, निर्जीव चीजों को भी, जैसे कि वो इंसान की तरह बिहेव कर रही हूं। सो ये इसके अंदर पोएटिक डिवाइस थे। आइए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट पोएम की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट पोएम बहुत बड़ी है यार, इतनी बड़ी है कि मैं तो सोच के ही हैरान रह जाता हूं, इतनी बड़ी पोएम कौन लिखता है। ये रही पोएम, मैं दिखा देता हूं, ये बस हाँ, ये पूरी पोएम है। अरे बड़ी आसान सी पोएम है, कार्ल सैंडबर्ग की। कार्ल सैंडबर्ग, नाम देख लो, कमेंट में लिख डालो। सारे राइटर्स का एक साथ नाम लिखना जरा, उनकी पोयम के नेम के साथ, याद हो जाएगा, यही याद करा दूंगा मैं तुम्हें, टेंशन मत लो, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। लेस्ली नॉरिस कौन थे, याद आ रहा है कुछ? हाँ, याद तो आ रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन थे? अरे सब याद है तुम्हें तो, आ जाओ। तो भाई, फॉग लिखी कार्ल सैंडबर्ग ने। इन्होंने फॉग जो होती है ना, जो सर्दियों में हमारे दिल्ली में खासतौर से सर्दियों में पड़ता है, इंडिया में फॉग, वो जो फॉग जम जाता है, पड़ जाता है ना, धुंध, उसको कैट की तरह कंपेयर किया गया है। उसका मेटाफोरिकली किससे कंपैरिजन किया गया, कैट जैसे। जैसे क्या कह रही है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर बोलते हैं बंदरगाह को, एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस, बिल्कुल बिल्ली की तरह ऐसे ऐसे हॉन्च करके ना बैठ जाती है फॉग, एंड देन मूव्स ऑन, और साइलेंटली चली जाती है। पोएम खत्म। भाई, हम दिल्ली वाले तो फॉग को अगर हमें कंपेयर करना हुआ ना, हमारे पास फॉग नहीं है, हमारे पास पोल्यूशन है, AQI है। तुम्हारे पास क्या है? हाँ, अब हम क्या करते हैं, हम उसको कैट की तरह नहीं, हम तो उसे हाथी से कंपेयर करेंगे, हाथी से। अगर हमें कंपेयर करना हुआ फॉग को, तो मेरा बच्चा, हम एलिफेंट से कंपेयर करेंगे। क्यों एलिफेंट से क्यों करेंगे भाई? क्योंकि भाई वो जा ही नहीं रही, बैठी हुई है, AQI कम ही नहीं होता हमारे यहां, ठीक है। तो फॉग को क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि फॉग और कैट दोनों एक जैसे होते हैं, चुपचाप आते हैं एकदम। कहते हैं ना, बिल्ली की तरह क्या चुपके चुपके सा रहा है, बिल्ली की तरह चुपचाप से आती है फॉग, और पूरे शहर पे छा जाती है, हर जगह हो जाती है, और फिर जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है एकदम चुपचाप से चली जाती है, पता ही नहीं चलता कब चली गई। तो पोएट जो है, जो राइटर, उसकी गहराई देखो, क्या बढ़िया कंपैरिजन किया गया है दोस्तों। तो इसमें बस यही है और कुछ भी नहीं है। और जल्दी से देख लेते हैं। फॉग कमिंग जस्ट लाइक अ कैट, approaching city in a silent manner, it appears as it is sitting by folding legs and looking around। वो बिल्कुल अपनी फोल्डिंग लेग्स करके ऐसे पालती मार के ऐसे सब पे बैठी होती है, पूरे शहर पे बैठ जाती है, बिल्कुल कैट की तरह। और फिर डिपार्चर उसका बड़ा साइलेंट होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, किसी को पता ही नहीं चलता, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, लाइक अ कैट के किससे कंपेयर किया गया? कैट से कंपेयर किया गया। क्या सही कंपेयर किया गया? बिल्कुल सही किया गया, क्योंकि कैट भी क्या होती है, साइलेंटली आती है, साइलेंटली जाती है। अगर आपको कंपेयर करना पड़ जाता तो कौन से जानवर से कर सकते थे, कौन से नहीं कर सकते थे, इस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों। बड़ी आसान सी पोयम थी, बड़ी इजी थी, इसमें कुछ ज्यादा नहीं था। आइए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट पोयम की तरफ। दोस्तों, हमने बचपन से फिल्मों में गाने ये सुने, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, आंखें तेरी झील सी, गोरा रंग पे इतना ना गुमान कर, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, या फिर गोरी हो कलैया, गोरा, बड़ी आंखें, खूबसूरत मुस्कान, ये सारी बातें हुई थी, है ना। काले बाल तेरे, लंबे बाल तेरे, लंबी जुल्फे तेरी, हमने तो यही सब सुना है, बिल्कुल यही सुना है ना। वही बात विलियम बटलर यीट्स साहब कह रहे हैं। विलियम बटलर यीट्स साहब, एक बार कमेंट में इनका नाम लिख दो जल्दी से, विलियम बटलर यीट्स। हाँ, अपनी एक फीमेल फ्रेंड के लिए इन्होंने पोएम लिखी, और उससे कहा कि भाई याद रखना। क्या याद रखना? पहली लाइन ही क्या है, ध्यान से देखो। ये कॉन्वर्सेशन है किसकी? एक यंग मैन की और एक यंग वुमेन की। और वो कॉन्वर्सेशन क्या है, आइए वो देखते हैं कि नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर
भाई कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी डिस्पेयर मतलब उदासी में चला जाएगा अगर तुम उसे रिजेक्ट कर दोगी। कब कब देखते हैं, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स। रैम्पर्ट्स का मतलब होता है दीवारें एट योर ईयर। ये जो तुम्हारे कानों के ऊपर ये जो दीवारों की तरह तुम्हारे पीले पीले, हनी कलर्ड का मतलब येलो कलर। हनी का कलर कैसा होता है, येलो होता है ना, तो ये उसके बारे में बात कर रहे हैं कि बालों का कलर, जो तुम्हारे पीले पीले बाल आ रहे हैं ना तुम्हारे कानों के ऊपर, हर कोई इससे प्यार करेगा। वो तुम्हारे रिजेक्शन से इसलिए डिस्पेयर में नहीं जाएगा, इसलिए सैड नहीं होगा क्योंकि उसे तुम्हारे दिल से प्यार था, नहीं, वो रिजेक्शन से इसलिए नाराज होगा, इसलिए उदास होगा, इसलिए सैडनेस में जाएगा क्योंकि उसे तुम्हारी इन पीली पीली ये जो 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 ये गोल्डन कलर की, ये जो हनी कलर की तुम्हारी ये जो बाल है ना, उन्हें इन जुल्फों से प्यार था। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। ऐसा नहीं है कि उसे तुम्हारे इनसे तुम्हारे दिल से प्यार है, नहीं नहीं नहीं, उसे तुम्हारी इन जुल्फों से प्यार है, यानी आउटर ब्यूटी। येलो हेयर कहीं ना कहीं किसको दिखा रहा है, आउटर ब्यूटी, जो तुम्हारी खूबसूरती है। हर लड़का इससे प्यार करेगा, इसकी वजह से तुमसे प्यार करेगा, और जब तुम रिजेक्ट करोगी ना तो इसकी वजह से, तुम्हारी ब्यूटी की वजह से प्यार में पड़ा था इसलिए उदास हो जाएगा, उसका दिल यूं टूटेगा। इसलिए नहीं कि तुम्हारा दिल से उसे प्यार था ना, ये ट्रू लव नहीं करता कोई। इस पे जो हमारी यंग वुमेन है वो क्या कह रही है, एनी ग्रेगरी, जिसका नाम अभी मान के चल सकते हैं, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। मैं एक हेयर डाई लगा लूंगी और मैं अपने येलो हेयर को कैसे कर लूंगी, ब्राउन, ब्लैक या फिर कैरेट जैसा कर लूंगी, इस कलर का कर लूंगी। दैट यंग मैन, अब जो ये आदमी होंगे जो मुझसे प्यार करेंगे इन डिस्पेयर, जो नाराज होंगे या फिर जो अगर मैं उनका दिल तोड़ूंगी, तब ये मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। तब ये जो मेरे से प्यार कर रहे होंगे, मेरे दिल से प्यार कर रहे होंगे, मेरी जो मेरा नेचर है, मेरी क्वालिटीज है, मेरी इनर ब्यूटी जो है, मेरी क्या है, इनर ब्यूटी है, उससे प्यार कर रहे होंगे। ठीक है, समझ आई बात? हाँ जी। तो इसमें एक बार फिर से समझ, मेरा बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि यहां पे जो पोएट है वो कह रहा है कि कोई भी तुम्हारे दिल से प्यार नहीं करेगा, इनर ब्यूटी से प्यार नहीं करेगा, हर कोई तुम्हारी आउटर ब्यूटी से प्यार करेगा। और वहीं पर फिर वो लड़की कह रही कोई बात नहीं, मैं अपने बालों का कलर ही बदल लूंगी, मैं अट्रैक्टिव नहीं दिखूंगी, कम अट्रैक्टिव हो जाऊंगी, सो दैट यंग मैन विल लव मी ट्रूली। वो मुझसे सच्चा प्यार करेंगे, मेरे शरीर से या मेरी चेहरे से प्यार नहीं करेंगे। वो ये बोल रही है। फिर आगे क्या बोल रहा है पोइट, पोइट कहता है बट आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन। भाई मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन से सुना है। क्या सुना है ओल्ड रिलीजियस मैन से? यस्टरडे आई डिक्लेयर्ड दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, उसके पास एक ऐसी किताब है जो ये प्रूव करती है दैट ओनली गॉड माय डियर कुड लव यू फॉर योरसेल्फ ओनली। वो जो ईश्वर है, खुदा है, भगवान है, गॉड है, सिर्फ वही तुमसे प्यार करता है, बाकी सब तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करते हैं, तुम्हारे अपीयरेंस से प्यार करते हैं। किससे प्यार करते हैं? तुम्हारा अपीयरेंस कैसा है, तुम्हारी जो आउटर ब्यूटी होती है उससे प्यार करेंगे कि तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारे दिल से, तुम्हारी इनर क्वालिटी से कोई भी प्यार नहीं करेगा, तुम्हारी इनर क्वालिटी से कोई भी प्यार नहीं करेगा। नो वन विल लव यू फॉर योर इनर क्वालिटीज, एवरी वन विल लव यू फॉर योर ब्यूटी ओनली। ब्यूटी भी आ गई यहां पे, वैसे तो ब्यूटी आ गई, रियल सच्चाई दिखाया जाए तो ब्यूटी, पैसा, फेम, ये सब कुछ आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्यारी सी कहानी है। ये वाला जो स्टैंजा था, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन सेइंग यस्टरडे नाइट, ये वाला मैंने एक कॉलेज में सुनाया था। अभी मैं कहीं विजिट करा था, वहां मैंने यंग लड़के लड़कियां थी, उनके सामने ये मैंने लाइन उनको सुनाई थी और इसका मीनिंग समझाया था। वो लोग बड़े खुश हुए, तो उन्होंने कहा था वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन, कि सिर्फ गॉड हमसे प्यार करता है हमारे दिल से, बाकी सब हमारी खूबसूरती से प्यार करते हैं। ठीक है, तो लड़कियों के लिए स्पेशली ये पोएम बनाई गई है। भाई लड़कियों सुन लो, उनसे दोस्ती करना है, आगे चल के भी उनको अपना दोस्त बनाना है जो तुम्हारे दिल से प्यार करे, तुम्हारी ब्यूटी से प्यार ना करे। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते। बड़ी प्यारी सी ये पोएम थी, वन ऑफ माई फेवरेट पोएम्स में से एक थी। और क्या है इसके अंदर, जल्दी से देख लेते हैं, आइए। So this is a conversation between a poet and a young girl। एक poet और young girl के बीच की conversation है, ये तो हमने देख लिया था। A boy gets rejection from her means he was in love with her attractive looks। अगर वो rejection होके उदास हो रहा है कोई भी लड़का, तो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको उसके attractive looks से प्यार था। ट्रू लवर जो होगा वो इनर क्वालिटीज से प्यार करेगा, नॉट लुक्स। ठीक है, एनी सेज क्या कहते हैं, शी विल चेंज हर लुक्स, वो अपना लुक चेंज कर लेगी बाय डाइंग हेयर, अपने हेयर को डाई करके, विल बिकम लेस अट्रैक्टिव हो जाएगी, सो दैट समवन या जो अदर्स मैन है वो उससे प्यार करेंगे, किससे, उसके दिल से प्यार करेंगे, विल फाइंड अ ट्रू लवर। और इस तरह से वो एक ट्रू लवर फाइंड कर लेगी। द पोएट हैड हर्ड लास्ट नाइट, फिर पोएट बताता है कि उसने लास्ट नाइट सुना था कि ओनली गॉड कैन लव अस ट्रूली, कि जो गॉड है वो सिर्फ ट्रूली हमसे प्यार करता है, आवर इनर ब्यूटी नॉट लुक्स, हमारी इनर ब्यूटी से प्यार करता है, हमारे लुक से प्यार नहीं करता है। बहुत सिंपल सा मैसेज था, प्यारा सा मैसेज था, बहुत इजी था। आ जाते हैं इसके
इसके देखते हैं हम पोएटिक डिवाइस। हाँ, लव यू फॉर योर सेल्फ, तो या इसमें एलिटरेशन था मेरा बच्चा। मेटाफर क्या था इसके अंदर? बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड। हनी कलर्ड किसको दिखा रहा है? उसके येलो कलर के जो भूरे कलर के बाल हैं उनको दिखा रहा है। भूरा कहना सही नहीं होगा, गोल्डन कलर के। रैम्पार्ट्स एट, रैम्पार्ट्स बोलते हैं दीवारों को, महल के जो चारों तरफ दीवारें होती है तो कान पे वो क्या है, वो दीवारों की तरह है उसके जो बाल है। तो रैम्पार्ट्स किसको दिखा रहा है? यहां पे उन दीवारों को दिखा रहा है मेरा बच्चा। ये इसके पोएटिक डिवाइस थे, फॉग तो हमने करा दी थी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पोयम, क्या पोयम न्यू से बलाड कहते हैं, यानी ऐसी पोयम जिसे गा गा कर सुनाया जाए, इस तरह की पोयम जो कि बहुत बड़ी है। अब मैं हूं तुम्हारा बड़ा भाई, एक बड़े भाई क्या एडवाइस देगा? वो तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ देगा कि तुम सोचो, नहीं नहीं नहीं, मेरा फर्ज बनता है तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या तुम्हारा फायदा हो सकता है वो बताता हूं। ये पोयम इतनी बड़ी, इसके इतने स्टैंजा है कि अगर मैं कहूं कि तुम्हारी 5-7 पोयम इससे बन जाएंगी तो गलत नहीं होगा। तो एक स्मार्ट स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? क्या इस पोयम के एक एक स्टैंजा को अच्छे से पढ़ना, उसको उसकी एक्सप्लेनेशन समझना, उसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए? या फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जाम में चॉइस में क्वेश्चन आता है जिसमें ये पोयम भी होगी, अगर आता है इसमें से तो ये भी होगी, साथ में कोई और पोयम भी होगी। तो मैं तो क्या करूंगा, एज ए स्टूडेंट बता रहा हूं मैं, एज ए स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, मैं इस पोयम को कहीं ना कहीं अवॉइड करूंगा। पढ़ के जरूर जाऊंगा, समझ के जरूर जाऊंगा, लेकिन अवॉइड करूंगा क्योंकि इसके इतने सारे स्टैंजा हैं, क्या पता कौन सा एक टिपिकल सा क्वेश्चन आ जाए, अंदर से कहीं आ जाए, और मैं इसमें इतना टाइम अगर वेस्ट करने लग जाऊंगा तो मेरा क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इस पोएम को आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए कि अगर ऑप्शन में क्वेश्चन आता है तो इस वाली पोएम को स्किप करना। ये चालाकी है, लेकिन आपको आते होगा आंसर, इसका भी आता होगा क्योंकि मैं पढ़ा देता हूं। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बना रखी, ये रही वीडियो। टाइम लगे तो एक एक पैराग्राफ को, एक स्टैंजा को बहुत अच्छे से डीपली मैंने समझाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। इसमें गा के सुनाया हुआ है मैंने पूरे बलाड को, देख लेना। क्या है ये पोएम? अ लिटिल गर्ल ब्लिंडा लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस, शी हैड पेट्स। एक छोटी गर्ल है ब्लिंडा नाम की, उसके ना पेट्स हैं। कितने पेट्स हैं उसके भाई? एक ब्लैक किटन है जिसको इंक कह के बुलाते हैं, एक ग्रे माउस है जिसे ब्लिंक कह के बुलाते हैं, एक येलो डॉग है जिसे मस्टर्ड कह के बुलाते हैं, और एक कावर्डली ड्रैगन है, यानी उसको कावर्ड कहते हैं, सब डरपोक डरपोक कहते हैं, जिसको कस्टर्ड कह के बुलाते हैं। ऑल ब्रेव एक्सेप्ट ड्रैगन, सारे ब्रेव कहते हैं अपने आप को बनते हैं, लेकिन ड्रैगन जो बड़ा कावर्ड है ड्रैगन। ऑल मेक फन ऑफ हिम, सब उसका मजाक उड़ाते हैं। वन नाइट, एक दिन क्या होता है, पायरेट आ जाता है, लुटेरा आ जाता, पायरेट एंटर्ड, ऑल गेट फ्राइटेंड एंड स्टार्ट इन हाइडिंग एक्सेप्ट ड्रैगन। एवरीवन, जितने भी पेट्स हैं, दे स्टार्टेड गेटिंग फ्राइटेंड, हर कोई डरने लग जाता है। किसको छोड़ के? ड्रैगन को छोड़ के। ड्रैगन को डर नहीं लगता है। ड्रैगन टैकल्स हिम एंड ईट हिम अप। वो ड्रैगन क्या करता है? उस पायरेट पे हमला करता है, उसको खा जाता है। ब्लिंडा embraced others saying brave to themselves। ब्लिंडा क्या करती है? उसको गले से लगा लेती है, और बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी बोलते हैं कि ठीक है, हाँ हाँ तुमने ऐसा काम किया, लेकिन हम भी कम नहीं थे, हम भी कर सकते थे। ये वो इस तरह से अपने आप को भी, अपनी भी तारीफ करने लगता है। saying brave to themselves, कि भाई हम ये कर सकते थे। ये पूरी इसकी बलाड की जो मीनिंग है, स्टैंजा वाइज मैंने तुम्हें समझा दिया है, यही इसके अंदर है, ठीक है। अब इसमें लिटरेशन क्या है? लाला लिव्ड लिटिल में है, ब्रेव बैरल बाबा आया हुआ है, हाँ ये तो तुम समझदार हो चुके हो, देख लोगे। रेपिटेशन जिस वर्ड का बार बार हुआ है, ब्लिंडा का हुआ है, टिकल का हुआ है, सडनली का हुआ है, ब्लिंडा का न्यू फैक्ट टिकल का हुआ है, पिस्टल बार बार यूज हुआ है। तो ये सारी चीजें तुम आराम से देख सकते हो। मेटाफर कौन है? चिमनी फॉर अ नोज है, रिल्यू ट्रिल्यू ड्रैगल्स ऑन हिज टोज है। तो ये क्या है? मेटाफर्स है। सिमिले, माउथ लाइक, जिसमें भी लाइक और एज का इस्तेमाल है वो सारे सिमिले ही होते हैं। तो माउथ लाइक अ फायर प्लेस, ब्लिंडा एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बेयर्स, मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर। ये सब क्या है? ये सिमिले थे इसमें। और ऑनोमेटोपिया क्या है? वीक, मोच, ओह, क्लैटर, क्लैक, आवाजों को क्या बोलते हैं? ऑनोमेटोपिया बोलते हैं। साउंड जो होता है उसको ऑनोमेटोपिया बोलता है। तो ये इसके अंदर ऑनोमेटोपिया हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर राइम स्कीम ए बी बी की राइम स्कीम है, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि अब ये वाली पोएम आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देगी, और जैसा मैंने आपको एक बड़े भाई के तौर पे सजेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंगली काम करोगे, कोई टेंशन नहीं होगी। सो दोस्तों, ये थी हमारी लास्ट पोएम, वन शॉट रिवीजन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप बस देखते जाओ, आपको पोएम से प्यार हो जाएगा। हमने एनी ग्रेगरी को पढ़ा, हमने फायर एंड आइस को पढ़ा, हमने ट्रीज को पढ़ा, क्या शानदार शानदार हमने पोएम्स पढ़ी। एमेंडा हमारी याद रहेगी। क्या मजा आया तुम्हें? कमेंट करके अपना प्यार जरूर देना। ये वीडियो मैं चाहता हूं आप सब तक फैलाओ, अपने टीचर्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह बताओ कि पोएम्स को भी देखो इतने प्यार से सीखा और पढ़ा जा सकता है। मन में बस एक विश्वास होना चाहिए, एक कोशिश होनी चाहिए। और मेरी कोशिश, आज खड़ा हूं यहां पे, एग्जाम है तुम्हारा फरवरी में,
यहीं खड़ा रहूंगा, पूरे भारत के बच्चों को, चाहे 10th में हो या 12th में, 11th में हो, 9th में, कोई सी भी क्लास में हो, इंग्लिश में मैं तुम्हें मैक्सिमम मार्क्स दिलवाने जा रहा हूं। बस तुम मेरा सपोर्ट करते हुए चलो, जितना कहूं उतना करते हुए चलो। अभी सिर्फ एक काम करना, एक साथ सभी पोएम्स और उनके पोएट का नाम लिख डालो, सब लोग बिल्कुल ईमानदारी से। जिसने एक काम कर लिया वो 80/80 की तरफ बढ़ चुका है दोस्तों। अब हमारी जो रिवीजन होगी, इस बीच में वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस आते रहेंगे। रिवीजन 15 जनवरी के आसपास से लाइव रिवीजन होगी, लाइव सेशन लूंगा तुम्हारे 3 से 4, ज्यादा नहीं, 3 से 4 लाइव सेशन, वो तुम्हें मस्ट है अटेंड करने। कसम खा लो ना अपने मम्मी पापा की कि हाँ, ये कहना मुझे मान नहीं है, चाहे आंधी तूफान आ जाए, मैं ये सेशन मिस नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। और फिर देखना तुम्हारा रिजल्ट कितना शानदार जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, पसंद आई हो, मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर। कैसा लगा तुम्हें जरा कमेंट करके बताना जरूर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे अपने बड़े भाई के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।